हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड का जो क्लास 8 है उसका जो सोशल साइंस बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 3 द राइज ऑफ द मराठास, मराठों का उदय। ये चैप्टर आज हम पूरी तरह से इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस चैप्टर के माध्यम से हम समझेंगे कि मराठास कौन थे, हु वॉज छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, किस तरह से उन्होंने स्वराज की स्थापना की और किस तरह से ये मराठा एम्पायर स्प्रेड हुआ नॉर्थ में और साउथ में। ये आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो से हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि मराठाओं की युद्ध नीति क्या थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और किस तरह से उन्होंने कल्चर को बचाया। जो अपना कल्चर है, इंडिया का कल्चर जो है, कल्चर रिवाइवल जो खत्म होने पर था, तो उसे किस तरह से उन्होंने रिवाइव किया, उसकी किस तरह से पुनर्स्थापना की, ये भी आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। वीडियो ज़रा बड़ा है, इसका मतलब कि पूरा चैप्टर मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो ज़रूर इसे शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, चलिए फिर बिना बात गवाए शुरू करते हैं द राइज ऑफ द मराठास, इस चैप्टर को फुल टोटल समझने के लिए। चैप्टर नंबर 3 द राइज ऑफ द मराठास, मराठों का उदय। इस चैप्टर की शुरुआत में आप देखते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है रामचंद्र पंत अमात्य, इनका आज्ञा पत्र 1715 से ये लिया गया है। तो इसमें क्या दिया, देखिए क्या बोल रहे हैं रामचंद्र पंत अमात्य, यहाँ पे समझेंगे। अमंग द मर्चेंट्स, व्यापारियों में, द हैट वेयरर्स मीन्स जो टोपी पहनने वाले हैं, जैसे कि द पोर्तुगीज, द इंग्लिश, द डच, द फ्रेंच एंड द डेन्स। डेन्स किसे कहा जाता है, जो डेनमार्क के रहने वाले लोग, उन्हें डेन्स कहा जाता है। ऑल्सो कंडक्टेड, अभी ये जो सब टोपी पहनने वाले हैं, पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, डेन्स, ये भी क्या करते थे, व्यापार करते हैं। बट दे आर नॉट लाइक अदर मर्चेंट, मगर ये व्यापार करते हैं मगर वो अन्य व्यापारियों जैसे नहीं है। अभी यहाँ पर रामचंद्र पंत अमात्य ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो बाकी व्यापारियों जैसे नहीं है, इसका रीजन आपको आगे दिखाई देगा। देखो, दे आर फुली इंटेंट ऑन इंटरिंग दिस लैंड, इंक्रीजिंग देयर टेरिटरी एंड प्रोपोगेटिंग देयर रिलीजन। अभी वे जो लोग हैं, ये सब जो हैट वेयरर है, टोपी पहनने वाले जो व्यापारी है, वे इस भूमि में घुसना चाहते हैं। दे आर फुली इंटेंट ऑन इंटरिंग दिस लैंड, वो इस भूमि में घुसना चाहते हैं। इंक्रीजिंग देयर टेरिटरी, उनका क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही साथ प्रोपोगेटिंग देयर रिलीजन, और साथ ही साथ धर्म प्रसार वो करना चाहते हैं इस भूमि में घुसकर। दे आर ऑब्स्टिनेट पीपल, ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी। वे लोग जो है, ये जो हैट वेयरर है, टोपी पहनने वाले, ये जो मैंने आपको बताया, ये कैसे, तो जिद्दी लोग हैं। ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी। एंड नेवी एंड गन पाउडर आर देयर चीफ वेपन, ये जिद्दी तो है, उसके साथ साथ नेवी मीन्स नौसेना, और उनके पास जो गन पाउडर है, बारूद है, ये उनके मुख्य हथियार है, चीफ वेपन से। देयर ट्रैफिक शुड बी कंट्रोल, ओके, उनका जो आवागमन है, उनका जो ट्रैफिक है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। एंड दे शुडंट बी अलाउड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स, ओके, उनके आवाजाही पर या फिर आवागमन पर नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें जो ये जो मजबूत इमारतें बना रहे हैं, उनको अनुमति नहीं देनी चाहिए। दे शुडंट अलाउड, उनको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स मीन्स मजबूत इमारतें बनाने के लिए, ऐसा रामचंद्र अमात्य कहते हैं आज्ञा पत्र में 1715 में। इस स्टेटमेंट के बाद आप देख सकते हैं कि एक फिगर दिखाया है, फिगर 3.1, रायगढ़ फोर्ट का ये चित्र है। महाराष्ट्र में ये रायगढ़ फोर्ट है। विद द ग्रैंड एंट्रेंस टू द पैलेस वेयर छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज क्राउन इन 1674, मेकिंग द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ मराठा एम्पायर। अभी ये जो रायगढ़ किला है महाराष्ट्र का, ये वहाँ पे एक भव्य दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है। देखो, प्रवेश द्वार है ये भव्य ऐसा, और यही इसी रायगढ़ पर जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो क्या बने थे, तो उनका राज्याभिषेक हुआ था, वो राजा बने थे, वो छत्रपति बने थे। वॉज क्राउन इन 1674, कब बने थे, उनका राज्याभिषेक कब हुआ था, 1674 को उनका राज्याभिषेक हुआ था, और वो छत्रपति बने थे यहीं पर रायगढ़ पे ही। और इसी से
मार्किंग द फॉर्मल बिगिनिंग, ये एक औपचारिक शुरुआत मानी जाती है किसकी, तो मराठा एम्पायर की। कौन सी औपचारिक शुरुआत मानी जाती है, 1674 को, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पे क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। Who were the Marathas? How did they manage to become the largest pan-Indian power before the British took over? मराठा कौन थे और ब्रिटिश आने से पहले वो पैन इंडिया पावर कैसे बने? पैन इंडियन पावर मीन्स अखिल भारतीय साम्राज्य वो कैसे बने? ये क्वेश्चन का आंसर भी हमें यहां से मिल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो, व्हाट वर सम फीचर्स ऑफ देयर गवर्नेंस? उनके शासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? गवर्नेंस मीन्स शासन जिसे बोल सकते हैं, तो उसकी क्या खासियत थी, उनके क्या फीचर्स थे, विशेषताएं थी। What impact did the Maratha Empire leave in Indian history? मराठा साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में क्या प्रभाव छोड़ा, क्या इन्फ्लुएंस रहा, क्या इम्पैक्ट रहा, क्या प्रभाव रहा मराठा साम्राज्य का भारत के इतिहास में? इनके आंसर कुछ हमें यहाँ पे मिलेंगे। चैप्टर की शुरुआत में ही आप देख सकते हैं कि मराठा एम्पायर की एक टाइमलाइन दी है जिसे हम समय रेखा कह सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हो रही, देखो, 1630 से बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज के जन्म से इसकी शुरुआत हो रही है। उसके बाद 1646 बिगिनिंग ऑफ शिवाजीज रूल, शिवाजी महाराज के शासन की शुरुआत यहाँ से हुई 1646 से। एट द एज ऑफ 16, समझ सकते हैं आपकी 16 साल की उम्र में उन्होंने उनके शासन की उन्होंने शुरुआत की थी। 1657 उसके बाद फाउंडिंग ऑफ द मराठा नेवी। फाउंडिंग मीन्स क्या करना, तो स्थापना करना। किसकी स्थापना की उन्होंने? मराठा नेवी की, मराठा नौसेना की स्थापना उन्होंने की 1657 को। 1666 इम्प्रिजनमेंट एट एंड एस्केप फ्रॉम आगरा। आगरा में क्या किया गया, उनको शिवाजी महाराज को कैद किया गया और वहाँ से वो भागकर आ गए, या फिर वहाँ से वो बाहर निकलने में सफल हो गए 1666 को। उसके बाद देखो 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज कोरोनेशन एट रायगढ़। 1674 में उनका कोरोनेशन हुआ, मीन्स राज्याभिषेक हुआ। कोरोनेशन मीन्स राज्याभिषेक हुआ 1674 में, और वो छत्रपति बन गए कहाँ पे? रायगढ़ में। ये कोरोनेशन सेरेमनी हुई। 1677, अब ये 1677 ईयर जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो दक्षिणा दिग्विजया, ओके, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ, दक्षिण भारत की विजय यात्रा उन्होंने की। दक्षिण दिग्विजय उन्हें भी कहा जाता है इसकी वजह से। 1680 डेथ ऑफ शिवाजी महाराज। 1680 में उनकी डेथ हो गई छत्रपति शिवाजी महाराज की। उसके बाद 1682 से लेकर 1707 तक मुगल मराठा वॉर चले। मुगल मराठा वॉर हुए, मीन्स युद्ध हुआ उनके बीच में। उसके बाद दिया देखो 1754 में क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ मराठा कंट्रोल ओवर दिल्ली। 1754 में मराठाज ने क्या करना शुरू कर दिया, तो दिल्ली पे कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद 1761 को बैटल ऑफ पानीपत हुआ और मराठा इस बैटल ऑफ पानीपत में हार गए। अंडरस्टैंड। 1775 से लेकर 1782 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, मीन्स मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर हुआ, और इसमें फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर था उसमें मराठा जीत गए। उसके बाद फिर से सेकेंड और लास्ट इमीडिएटली थर्ड वॉर के बारे में दिया है। देखिए 1818 का बताया साल। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, एंड ऑफ मराठा पावर। तीसरा जो एंग्लो मराठा मीन्स ब्रिटिश और मराठास के बीच में जो वॉर हुआ उसमें मराठास हार गए और उनकी पावर जो है, उनकी जो सत्ता है वो यहाँ पे खत्म हो गई। ये टाइमलाइन यहाँ पे दिखाई है। हु आर द मराठास? मराठास कौन है? तो क्या दिया देखिए, द मराठास आर अ ग्रुप ऑफ पीपल नेटिव टू द डेक्कन प्लेट्यू, मोर स्पेशली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। मराठा एक ऐसे लोगों का समूह है जो डेक्कन प्लेट्यू मीन्स कहा, दक्षिण भारत का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर वो रहते हैं। आपने 7th स्टैंडर्ड में भी डेक्कन प्लेट्यू के बारे में सुना है। तो डेक्कन प्लेट्यू में रहने वाले जो लोग हैं मराठास है, और स्पेसिफिकली कहाँ पे? महाराष्ट्र का जो राज्य है आज का महाराष्ट्र राज्य, वहाँ पर वो रहते हैं।
दे आर आइडेंटिफाइड विद द लैंग्वेज दे स्पीक। और ये जो मराठाज है ये उनकी वो जो भाषा बोलते हैं, आइडेंटिफाइड विद, उनकी पहचान उस भाषा से होती है जो भाषा वो बोलते हैं। तो मराठी भाषा वो बोलते हैं, उन्हें मराठाज कह सकते हैं। विच हैज़ हैड अ रिच एंड कंटिन्यूस लिटरेरी हिस्ट्री सिंस द 12th सेंचुरी। अब ये जो मराठी भाषा बोल रहे हैं, ये जो मराठी भाषा है ये कैसी समृद्ध ऐसी भाषा है। रिच में समृद्ध ऐसी वो भाषा है, और कंटिन्यूस लिटरेरी हिस्ट्री, और इस मराठी भाषा के पास एक लिटरेरी हिस्ट्री में साहित्यिक इतिहास है। कब से? 12th सेंचुरी से। मीन्स इसमें इस भाषा का साहित्यिक इतिहास 12th सेंचुरी से चलता हुआ आया है। लिटरेरी हिस्ट्री मीन्स मतलब होता है साहित्यिक इतिहास। और ये साहित्यिक इतिहास कैसे है? तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऐतिहासिक जो डेवलपमेंट होता है राइटिंग में, प्रोज और पोएट्री में, उसे हम बोल सकते हैं थी लिटरेरी हिस्ट्री। In this chapter, we will see them rise as a powerful political entity that will alter the course of Indian history. अब इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे मराठाज जो है, we will see them rise, हम मराठाज जो किस तरह से एक पावरफुल पॉलिटिकल इंटाइटी के रूप में उभरे और भारत के इतिहास की दिशा को किस तरह से उन्होंने बदल दिया। कोर्स, अल्टर द कोर्स मीन्स जो भारत की जो दिशा है इतिहास की, उसे किस तरह से बदल दिया, ये आप इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ओके, पॉलिटिकल इंटाइटी मीन्स राजनीतिक शक्ति किस तरह से वो बना पावरफुल, शक्तिशाली, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। और किस तरह से भारत के इतिहास की जो दिशा है उन्होंने किस तरह से बदल दी, ये भी हम इसमें समझेंगे। ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी, ओके, 13वीं शताब्दी के दौरान, मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र वॉज रूल्ड बाय द यादवा डायनेस्टी विद देवगिरी प्रेजेंट डे दौलताबाद एज इट्स कैपिटल। अभी 13वीं शताब्दी के दौरान महाराष्ट्र के जो ज़्यादातर हिस्से थे उस पर किसका राज था, किसका शासन था? यादवा डायनेस्टी मीन्स यादव वंश का वहाँ पे शासन था। और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? देवगिरी। आज का जो प्रेजेंट डे दौलताबाद है ये उनका क्या था? राजधानी था। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आगे क्या दिया देखिए। ओके, उसके पहले ये दो इमेजेस दिए हैं वो समझ लेते हैं। एक जो पहली इमेज दिख रहा है आपको फिगर 3.3, दैट इज संत रामदास की ये इमेज है। और फिगर 3.4 जो है दैट इज अ पोस्टल स्टैम्प शोइंग संत तुकाराम जी का ये पोस्टल स्टैम्प है। अंडरस्टैंड? इन द अर्ली 14th सेंचुरी यादवा डायनेस्टी वॉज ओवरकम बाय द खिलजी सल्तनत फ्रॉम दिल्ली। अभी 14वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हो गया? यादवा डायनेस्टी मीन्स यादव वंश जो है इट वॉज ओवरकम बाय द खिलजी सल्तनत फ्रॉम दिल्ली। यादव वंश को दिल्ली के जो खिलजी सल्तनत है उन्होंने हरा दिया। अमिड्स सच पॉलिटिकल चेंजेस द कल्चरल ट्रेडिशंस कंटिन्यूड, पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू भक्ति, डिवोशन टू द डिवाइन और पर्टिकुलर डीटी। अभी ये जो सब राजनीतिक बदलाव चल रहे थे, इसके बीच में द कल्चरल ट्रेडिशंस कंटिन्यूड, सांस्कृतिक परंपराएं जारी रही थी। पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू भक्ति, खास कर वो परंपराएं जो भक्ति से जुड़ी हुई थी। दोज रिलेटेड टू भक्ति का मतलब डिवोशन टू द डिवाइन और अ पर्टिकुलर डीटी, ईश्वर या किसी विशेष देवता के प्रति समर्पित रहना। ये जो भक्ति मूवमेंट थी वो वहाँ पर चल रही थी इन सब पॉलिटिकल चेंजेस के बावजूद भी। बिटवीन द 7th and the 17th century, for the spiritual upliftment, saints and seekers from several parts of India prefer the path of bhakti to merely external ritualism। इसका मतलब होता है कि 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है आध्यात्मिक उत्थान। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए भारत के जो कई हिस्से हैं वहाँ के जो सेंट और सीकर्स है, सेंट मीन्स जिसे हम बोलते हैं संत और सीकर्स मीन्स साधक, ये जो है वो क्या कर रहे थे? तो दे फ्रॉम द सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया, अलग अलग जो भारत के अलग अलग भाग है, अलग अलग हिस्से हैं, वहाँ के संत और साधक क्या कर रहे थे? तो दे प्रेफर द पाथ ऑफ भक्ति, उन्होंने क्या किया? तो प्रेफर किया किसे? भक्ति को। किसकी जगह पे? टू मेयरली एक्सटर्नल रिचुअलिज्म, जो बाहरी रूढ़ियाँ है, बाहर के जो कर्मकांड है उसकी जगह पे उन्होंने भक्ति मार्ग को ज़्यादा पसंद किया। अंडरस्टैंड? कहा कि इंडिया के ही सेंट्स और
जो सीकर है, साधक, उन्होंने बाहरी जो ये थे, क्या वो सब बोल सकते हैं, रूढ़ियाँ थी, अंडरस्टैंड, एक्सटर्नल रिचुअलिज्म जिसे बोल सकते हैं, उसकी जगह पे भक्ति को उन्होंने एक्सेप्ट किया, भक्ति मार्ग को उन्होंने प्रेफर किया, पसंद किया। These saints coming from diverse sections of society composed devotional songs and poetry in the languages of the masses which allowed their message to travel far and wide। अब ये जो संत थे वो समाज के अलग अलग वर्ग से आते थे, डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अलग अलग वर्ग से वो ताल्लुक़ रखते थे या फिर उससे वो आते थे, और कंपोज डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति गीत या और पोएट्री मीन्स कविताएं ये लोग लिखते थे। और ये किस में लिखते थे, डिवोशनल सॉन्ग्स और पोएट्री, इन द लैंग्वेजेस ऑफ मासेस, ऐसे लोग, आम लोगों की जो भाषा है उसमें वो लिखते थे। और इसका फ़ायदा क्या होता था, विच अलाउड देयर मैसेजेस टू ट्रैवल फार एंड वाइड, जिससे उनके जो संदेश है वो बहुत दूर दूर तक पहुंच सकते थे। इसका ऐसा मतलब यहाँ पर हो रहा है। लेट्स एक्सप्लोर, कुछ आपको ढूंढना है, तो क्या ढूंढना है आपको, आपके लिए टास्क है ये। हैव यू एवर हर्ड द टर्म भक्ति, क्या आपने कभी भक्ति शब्द सुना है। वॉट डज इट मीन टू यू, यह शब्द आपके लिए क्या मतलब रखता है। चूज अ भक्ति सेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड लर्न अबाउट देयर लाइफ, देयर टीचिंग्स एंड द मैसेज दे शेयर्ड। आपको क्या करना है, फिर भारत के किसी भी भाग के एक भक्ति संत को चुनना है, अंडरस्टैंड, एंड लर्न अबाउट देयर लाइफ, और उनके जीवन, देयर टीचिंग मीन्स उनकी शिक्षा, उसके साथ साथ उन्होंने जो संदेश दिए उसके बारे में आपको जानना है। यू कैन ऑल्सो फाइंड वन ऑफ देयर पोएम्स और भजन्स एंड शेयर इट विथ योर क्लासमेट। आप क्या कर सकते हैं, उनकी कोई भी एक कविता ढूंढिए या फिर भजन ढूंढ सकते हैं और उसे आपके दोस्तों के साथ, आपके क्लासमेट के साथ आपको साझा करना है। कोई भी एक भक्ति मूवमेंट का कोई भी एक जो है सेंट है उसके बारे में फाइंड आउट कीजिएगा। उसके बाद है दिया है, देखो, इन महाराष्ट्र मेनी सेंट्स लाइक ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास एक्सेट्रा गेन पॉपुलरिटी एट दिस टाइम। महाराष्ट्र में उस समय ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास जैसे कई संत प्रसिद्ध हुए। दे हेल्प ट्रांसलेट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट like the Upanishads and the Bhagavad Gita into Marathi, making their philosophy accessible to the people। अभी ये जो महान ऐसे संत होकर गए महाराष्ट्र में, उन्होंने क्या किया, तो उपनिषद और भगवद गीता जो है ऐसे जो महत्वपूर्ण ऐसे ग्रंथ है उनका मराठी भाषा में अनुवाद किया। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, मेकिंग देयर फिलोसॉफी एक्सेसिबल टू द पीपल। इन सब का अनुवाद करने के बाद में जो आम लोग हैं इनको इन ग्रंथों की बातें समझ में आने लगी। ये जो ग्रंथ लिखे उपनिषद और भगवद गीता, इसके अर्थ उन्हें समझ में आने लगे, उनके बारे में उन्हें समझने लगा। सम ऑल्सो फोकस्ड ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस सिमिलर टू द सिख गुरुज। कुछ जो संत थे उन्होंने समाज की व्यवस्था, जिसे हम बोल सकते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और पॉलिटिकल अवेयरनेस मीन्स राजनीतिक जागरूकता पर भी ध्यान दिया। जिस तरह से सिख गुरुओं ने दिया था उस तरह से बहुत सारे संतों ने, मराठी संतों ने, महाराष्ट्र के संतों ने भी क्या किया, तो इस पर ध्यान दिया। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम यह हुआ कि द सोसाइटी एक्वायर अ सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज को एक मजबूत सांस्कृतिक आधार मिला। स्ट्रॉन्ग सॉलिड कल्चरल फाउंडेशन, मजबूत सांस्कृतिक आधार मिला। which later helped the Marathas to organize themselves into a political power, जिसके आगे चलकर मराठाओं को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित होने में मदद मिली। इस कल्चरल फाउंडेशन की मदद मराठास को हुई, किस लिए, एक पॉलिटिकल पावर बनने के लिए, शक्तिशाली पॉलिटिकल पावर बनने के लिए। बाय द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी तक, some Maratha chiefs made early attempt at establishing sovereignty but they proved unsuccessful। कुछ मराठा सरदारों ने खुद की एक स्वतंत्र ऐसी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, मगर वो क्या रहे, तो सफल नहीं हुए उसमें। they proved unsuccessful until शिवाजी rose to power and brought the Marathas together। जब तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज सत्ता में नहीं आए और उन्होंने मराठों को एकजुट नहीं किया, तब तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई भी सफल नहीं हो सका। बट हु वॉज शिवाजी, मगर शिवाजी कौन थे।
हु वॉज छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, इसका आंसर भी अभी हम आगे वाले पॉइंट में देखने वाले हैं। फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ शिवाजी। मराठा पावर, मराठा शक्ति की स्थापना या फिर उसकी नींव रखना, एंड द राइज ऑफ शिवाजी, और शिवाजी महाराज का उदय, ऐसा ये पॉइंट है। इसमें हम समझेंगे किस तरह से मराठा पावर की नींव रखी गई, किस तरह से उसकी स्थापना हुई, ओके। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी हम इसमें समझेंगे। देखिए क्या दिया है, इन 1630 शिवाजी वॉज बोर्न इन द भोसले क्लैन टू शाहजी एंड जीजाबाई। 1630 में शिवाजी महाराज का जन्म भोसले कुल में, क्लैन मीन्स कुल, भोसले कुल में शाहजी और जीजाबाई के घर में हुआ। एट द टाइम शाहजी सर्व द डेक्कन सल्तनत्स एंड वॉज ऑफन अवे फ्रॉम हिज फैमिली। उस समय शाहजी जो थे, दक्षिण भारत के जो सुल्तान थे उस टाइम में, उनकी सेवा में थे और अधिकतर समय वो परिवार से दूर रहते थे, अवे फ्रॉम हिज फैमिली। मीनवाइल इन हिज जागीर एट पुणे। अभी उनकी जागीर थी पुणे में उनकी जागीर थी। जागीर का मतलब दिया देखो यहाँ पे, जागीर मीन्स जागीर वॉज अ पीस ऑफ लैंड गिवन बाय अ किंग और रूलर टू समवन। जागीर मीन्स एक जमीन का टुकड़ा, बहुत बड़ा एरिया जमीन का, जो कौन देते थे, किंग या फिर रूलर जो थे वो देते थे किसी को एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर सर्विस। क्यों देते थे ये जमीन का टुकड़ा, कि वो अच्छी सी सर्विस उन्हें दे रहे हैं, इसका एक बख्शिश के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में वो जमीन का टुकड़ा दिया जाता था किसी नोबेल पर्सन को, ओके, श्रेष्ठ जिसे बोल सकते हैं, फिर अच्छा पर्सन, अच्छा सोल्जर्स को ये दिया जाता था। The person who got the jagir could collect taxes from the land and use the money to take care of their needs or help the king when needed. अब ये जो पर्सन है जिसे जागीर दी जाती थी वो क्या कर सकता था, उस ज़मीन से क्या कर सकता था, तो टैक्सेस कलेक्ट कर सकता था, उस एरिया से लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकता था और यूज़ द मनी, और उस पैसे का वो यूज़ कर सकता था क्या करने के लिए, टेक केयर ऑफ देयर नीड, खुद की ज़रूरतें पूरे करने के लिए और किंग को मदद करने के लिए, जब कभी भी किंग को, राजा को ज़रूरत होगी तभी। तो उस टाइम पे जो ये थे शाहजी महाराज थे, वो उनकी जागीर थी पुणे में। शिवाजी grew up under the watchful eyes of Jizabai and some trusted officials receiving values and good education. अभी मैंने आपको भी बताया कि जब उनकी जागीर थी पुणे में, उस भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजाबाई और उनके कुछ भरोसेमंद ऐसे अधिकारी, ट्रस्टेड ऑफिशियल्स, ओके, इनके देखरेख में वो बड़े हुए, और साथ ही साथ रिसीविंग वैल्यूज़ एंड गुड एजुकेशन, उन्हें अच्छे संस्कार मिले, अच्छी शिक्षा उनके अंडर में मिली। उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है उनके लाइफ में, इसलिए उनको दिया है, देखो यहाँ पे वर्ड, वॉचफुल आइज ऑफ जीजाबाई, जीजाबाई की एक अच्छी देखरेख में वो बड़े हुए। एट दिस टाइम द पुणे रीजन वॉज डीपली अफेक्टेड बाय कॉन्स्टेंट इनफाइटिंग बिटवीन द डेक्कन सुल्तान्स whom the Marathas served, which caused much hardship for the common people. अभी इस समय पर, उस समय में क्या चल रहा था, पुणे का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो दक्षिण के सुल्तान हैं उनके बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी, इन फाइटिंग बिटवीन डेक्कन सुल्तान्स। ये जो सुल्तान थे वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, और ये इनकी लड़ाई की वजह से, और ये जो सुल्तान एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे, उनके अंडर में मराठा थे, मीन्स मराठा उनकी सेवा में थे, किसके, उन सुल्तानों के, दक्षिण के जो सुल्तान उनकी सेवा में थे। एंड इन लड़ाई की वजह से क्या हो गया, तो आम लोग जो थे, वहाँ के जो कॉमन पीपल थे, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। अंडरस्टैंड। व्हेन ही वॉज जस्ट 16, जब शिवाजी महाराज केवल 16 वर्ष के थे, शिवाजी लॉन्च मिलिट्री कैंपेन्स, फर्स्ट कंसोलिडेटिंग हिज होल्ड ओवर द पुणे रीजन बाय कैप्चरिंग निग्लेक्टेड एंड अनऑक्युपाइड फोर्ट्स एंड स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंस। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तो अपना शिवाजी लॉन्च मिलिट्री कैंपेन, उन्होंने सैन्य अभियान शुरू किए 16 साल के बाद में, 16 साल के बाद में। फर्स्ट कंसोलिडेटिंग हिज होल्ड ओवर द पुणे रीजन, पहले उन्होंने पुणे के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की, और कैसे की, तो बाय कैप्चरिंग निग्लेक्टेड एंड अनऑक्युपाइड फोर्ट्स एंड स्ट्रेंथनिंग देयर डिफेंस। सबसे पहले उन्होंने खाली पड़े हुए उपेक्षित किलों पर कब्जा किया और उनकी सुरक्षा मजबूत की। निग्लेक्टेड मीन्स जिसे हम उपेक्षित बोल सकते हैं, या फिर अनऑक्युपाइड जिस पर किसी का कब्जा नहीं, ऐसे किलों पर कब्जा किया और अपनी खुद की पकड़ उस पर मजबूत की। हिज विजन ऑफ सोवेरिगन किंगडम और स्वराज ग्रीव ओवर द ईयर्स, उनका जो सपना था शिवाजी महाराज का, एक स्वतंत्र राज्य, सोवेरिगन किंगडम मीन्स स्वतंत्र राज्य, या फिर उसे स्वराज बोला गया है, ये क्या होने लगा, तो धीरे धीरे से आकार लेने लगा। अंडरस्टैंड। एक्सटेंडिंग टू पॉलिटिकल
इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट, अभी ये उनको स्वतंत्र राज्य बनाना है, ये सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, तो साथ ही साथ इसके पीछे का जो रीज़न है वो सांस्कृतिक पहलू है, साथ ही साथ आर्थिक पहलू भी उसमें है, और इसी के बारे में हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम इस आगे के चैप्टर में उसके बारे में हम समझेंगे। फिगर 3.6, द सिंधुदुर्ग फोर्ट नियर महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर इज वन ऑफ द सेवरल नावल फोर्टिफिकेशंस बिल्ड बाय द मराठाज। ये जो सिंधुदुर्ग फोर्ट आपको दिख रहा है कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर, महाराष्ट्र गोवा सीमा के पास ये सिंधुदुर्ग का किला है, जिसे मराठाओं ने बनाया था। कई उनके जो नौसैनिक किले हैं, सेवरल ऐसे नावल फोर्टिफिकेशन, उसमें से एक सिंधुदुर्ग का वो किला है। आप देख सकते हैं किस तरह के कंस्ट्रक्शन उन दिनों में उन्होंने किया था। इसके बाद यह देखो, शिवाजीज किंगडम सून एक्सपांडेड टू द इंडियाज वेस्ट कोस्ट। शिवाजी महाराज का राज्य जल्द ही भारत के पश्चिमी तट तक फैल गया। ओके, वेस्ट कोस्ट मीन्स पश्चिमी तट जिसे हम बोल सकते हैं। एंड टू सिक्योर एक्सेस टू द रिसोर्सेज टू कोस्टल रीजन ही फेल्ड द नीड टू इस्टेब्लिश नेवी। अभी उनको ज़रूरत महसूस होने लगी, किसकी? नेवी की, नौसेना की उन्हें ज़रूरत महसूस होने लगी। क्यों ऐसा उन्हें लगने लगा? क्योंकि जो रिसोर्सेज है कोस्टल रीजन में, जो वेस्ट कोस्ट है, वहाँ के जो संसाधन हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए किसकी ज़रूरत उन्हें महसूस होने लगी? तो नौसेना, समुद्री सेना की ज़रूरत उन्हें महसूस होने लगी थी। दिस वॉज अ ट्रूली रिवोल्यूशनरी स्टेप एट दैट टाइम। और उस समय नौसेना बनाना या फिर समुद्र सेना बनाना एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम था। अंडरस्टैंड? बाय कंपैरिजन द बीजापुर सल्तनत रूल्ड बाय द आदिल शाही डायनेस्टी मेंटेन merchant ships but did not possess a full-time naval force which could protect the coast। इसका मतलब होता है कि अगर शिवाजी महाराज के मुकाबले देखा जाए तो जो बीजापुर सल्तनत थी, बीजापुर सल्तनत पे कौन रूल कर रहे थे? तो आदिल शाही डायनेस्टी। अंडरस्टैंड? उनका शासन वहाँ पे था बीजापुर सल्तनत पे। दे आल्सो मेंटेन मर्चेंट शिप्स। उन्होंने क्या किया था? तो मर्चेंट शिप्स उनके पास थी, मीन्स जिससे हम बोल सकते हैं कि व्यापारी जहाज उनके पास थे, केवल उनके पास मर्चेंट शिप्स थे। बट डिड नॉट पजेस अ फुल टाइम नावल फोर्स, मगर उनके पास कोई भी फुल टाइम ऐसी नौसेना नहीं थी। अंडरस्टैंड? विच कुड प्रोटेक्ट द कोस्ट, जिससे वो क्या कर सकेंगे? तो कोस्ट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे या फिर समुद्री इलाकों की रक्षा कर सकेंगे, ऐसी कोई भी उनके पास सेना नहीं थी। उसके आगे दिया देखो, इवन द मुगल एम्पायर्स यूज़ ऑफ नेवी वॉज वेरी लिमिटेड। इसका यहाँ तक कि जो मुगल साम्राज्य था बहुत बड़ा था उस समय, तो उनके पास भी नौसेना का बहुत कम उपयोग वो करते थे। दस द मराठा नेवी वॉज बोर्न हुज एक्सप्लॉइट्स बिकेम लेजेंडरी। इस तरह से मराठा जो है नौसेना की वो शुरुआत हुई थी वहाँ पे, या फिर उनकी शुरुआत हुई। इट वॉज बोर्न मराठा नेवी हुज एक्सप्लॉइट्स बिकेम लेजेंडरी, और उनके जो किस्से हैं वो क्या बन गए? तो प्रसिद्ध बन गए मराठा नेवी के। टू प्रोटेक्ट हिज पीपल फ्रॉम पावरफुल एनिमीज शिवाजी हैड रिकोर्स टू द tactic of guerrilla warfare, which uses small groups of people in a forced way with speed, surprise and knowledge of terrain to defeat bigger armies। अभी शिवाजी महाराज जो थे वो क्या करते थे? अपने लोगों को बचाने के लिए, किससे? दुश्मनों से, पावरफुल एनिमीज से बचाने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया था? तो एक नई रणनीति अपनाई थी। टैक्टिक मीन्स रणनीति, और उस रणनीति का नाम है गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसे एक गुरिल्ला युद्ध भी उसे कहते हैं। ये रणनीति उन्होंने अपनाई थी। इसमें क्या होता था? विच यूज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इन फोकस्ड वे, जहाँ पे छोटी छोटी टोलियाँ जो है उनकी, शिवाजी महाराज की जो छोटी छोटी टोलियाँ है, दुश्मन पर वो क्या करते थे? फोकस वे में, विद स्पीड, अचानक से, तेजी से वो क्या करते थे? अटैक करते थे दुश्मनों पे। और उनके पास तो पूरी जानकारी होती थी उन इलाकों की, एंड नॉलेज ऑफ द टेरेन टू डिफीट बिगर एनिमीज। अब ये जानकारी उनके पास है, इसका उपयोग करके वो बड़ी बड़ी सेनाओं को वहाँ पे हराते थे। His successes soon invited the wrath of the Bijapur Sultanate, which sent the veteran general Afzal Khan to confront him। अभी ये शिवाजी महाराज की जो सफलताएं थी, इससे बीजापुर सल्तनत बहुत नाराज़ हो गई थी। ओके, और इसकी वजह से क्या होगा? तो उन्होंने उनका जो अनुभवी सेनापति है अफजल खान को शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए भेज दिया। उनका विश्वासु, अनुभवी, वेटरन मीन्स अनुभवी, विश्वासु ऐसा सरदार को उन्होंने भेज दिया, किसे? शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए। गुस्सा किसे था? बीजापुर सल्तनत को।
शिवाजी एंड हिज एडवाइजर्स managed to convince Afzal Khan to meet him for a one-on-one meeting at the foot of प्रतापगढ़ फोर्ट amidst thick forest। अभी शिवाजी महाराज के जो सलाहकार थे उन्होंने क्या किया तो अफजल खान को समझा बुझाकर प्रतापगढ़ का जो किला है उसके नीचे जंगल में एक आमने सामने की मुलाकात के लिए राजी कर लिया। मीन्स उनके जो सलाहकार थे, एडवाइजर्स थे, उन्होंने ये सब कन्विंस कर लिया किसी अफजल खान को कि भाई हमें क्या करना है तो 1 by 1 1 to 1 मिलना है, सामने सामने मिलकर बात करेंगे। इसके लिए उन्होंने कन्विंस कर लिया था अफजल खान को। और कहाँ पर मिलेंगे ये? एट द फुट ऑफ द प्रतापगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ का जो किला है उसके नीचे के जंगल में, थिक फॉरेस्ट मीन्स घना से जंगल, वहाँ पर वो मिलेंगे। देयर शिवाजी किल्ड अफजल खान एंड द मराठास हिडन इन द माउंटेन्स राउटेड द खान्स आर्मी विथ गुरिल्ला अटैक। इसका मतलब ये है कि वहीं पे शिवाजी महाराज ने अफजल खान की हत्या कर दी। ओके, और जो मराठास थे उनके सेना, उन मराठाओं ने गुरिल्ला हमलों से उसकी जो सेना है अफजल खान की उन्हें क्या कर दिया तो हरा दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया देखो आपको कि अगर आपको टाइम ट्रैवल कर शिवाजी महाराज से मिलने का मौका मिलता है, इफ़ यू कुड टाइम ट्रैवल एंड मीट छत्रपति शिवाजी महाराज, What 3 questions would you ask him and why? कौन से 3 क्वेश्चन आप उनसे पूछना चाहेंगे और क्यों? इस तरह से ये क्वेश्चन है, तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और यू नो दैट उनका क्या योगदान है हमारे देश में। एक दिया थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, डोंट मिस आउट, भूलना नहीं, इसे मिस नहीं करना है। वो क्या है तो वाघ नख इज़ अ स्मॉल वेपन शेप लाइक अ टाइगर क्लाव विच शिवाजी यूज टू किल अफजल खान इन क्लोज कॉम्बैट। जो क्लोज कॉम्बैट जो लड़ाई हुई थी अफजल खान और शिवाजी महाराज की, यहाँ पर शिवाजी महाराज ने क्या किया था तो टाइगर क्लाउज मीन्स वाघ नख जिसे बोला जाता है, ओके, उसे यूज़ किया था। उसका फोटो भी दिखाया है, यू कैन सी एंड ऑब्जर्व इट, अंडरस्टैंड। Try to find out more about guerrilla warfare. Which other countries in the world adopted this method? What geographical advantages did they utilize for this? Discuss your findings in the group. आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी, गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में, गुरिल्ला युद्ध नीति के बारे में, और कौन से कंट्रीज से अडॉप्ट किया था वर्ल्ड में बाकी जगहों पे, तो इसके बारे में आप देखेंगे। और किस तरह से व्हाट जियोग्राफिकल एडवांटेज, क्या जियोग्राफिकल एडवांटेज भी वहाँ पर लिए जाते हैं, ओके, वो भी आप बता सकते हैं उनका किस तरह से यूज़ किया जाता है, और आपको आपके ग्रुप में उसे डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड। तो आगे बढ़ रहे हैं हम, देखो। सून आफ्टरवर्ड्स, कुछ समय बाद, द मुगल नोबलमैन शाइस्ता खान, मुगल सरदार जो था शाइस्ता खान, इन्वेडेड शिवाजीज टेरिटरीज विथ अ बिग आर्मीज फॉर 3 years। उसने क्या किया तो ये जो मुगल सरदार था, कौन, शाइस्ता खान, एक बड़ी सेना को लेकर उसने क्या किया तो शिवाजी महाराज के क्षेत्रों में घुसकर वो आया और लगभग 3 साल तक वो वहाँ पर रहा, अंडरस्टैंड। फाइनली विथ ओनली अ फ्यू सोल्जर्स, आखिरकार शिवाजी महाराज ने कुछ गिने चुने सोल्जर्स के साथ में, कुछ सैनिकों के साथ में, शिवाजी रेडेड शाइस्ता खान्स कैंप एट नाइट। शिवाजी महाराज ने क्या किया तो रात में कुछ सैनिकों के साथ में शाइस्ता खान के शिविर पर हमला कर दिया, उसके कैंप पर हमला कर दिया। द खान बेयरली एस्केप फ्रॉम द रेड, लूजिंग अ फ्यू फिंगर्स एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट महाराष्ट्र। अब इस हमले में खान जो है वो मुश्किल से उसने उसकी जान बचाई, लेकिन ये जो अटैक किया गया था, हमला किया गया था, उसमें उसकी कुछ उंगलियां भी कट गई, किसकी, शाइस्ता खान की, और वो तुरंत ही महाराष्ट्र छोड़कर भाग गया, चला गया। दिस डेयरिंग रेड रिसेंबल्स द मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक। ये जो साहसी हमला था आज के समय में, ये किसके जैसा है तो सर्जिकल स्ट्राइक के जैसा ये था। इसका मतलब कि उन दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था तो सर्जिकल स्ट्राइक किया था। अभी सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या है तो उसका एक डेफिनेशन दिया, देखो उसे क्या बोला जाएगा तो मिलिट्री अटैक इंटेंडेड टू डैमेज ओनली अ स्पेसिफिक टारगेट विथ नो और मिनिमल डैमेज टू अदर पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड। एक तेज योजनाबद्ध और अचानक किया गया हमला जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक बोला जाएगा, या फिर जो डिफिनेशन दिया उसके हिसाब से एक सैन्य हमला, मिलिट्री अटैक इंटेंडेड टू डैमेज ओनली अ स्पेसिफिक टारगेट, जिसका उद्देश्य केवल एक विशेष लक्ष्य को नुकसान पहुंचाना हो, अंडरस्टैंड, विथ नो और मिनिमल डैमेज टू अदर पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर, अन्य लोगों या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी ढांचे को कोई भी
नुकसान न पहुंचाना, ये उसके पीछे का उद्देश्य होता है। इसे सर्जिकल स्ट्राइक बोली जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस टाइम पर वो की थी, अंडरस्टैंड, अगेंस्ट शाइस्ता खान, अगेंस्ट मुगल्स। एज रिटेलिएटरी एक्शन फॉर द 3 years long wave of attacks, Shivaji sacked Surat, a wealthy port city of Mughal Empire in present day गुजरात। 3 साल तक चले हमले का बदला लेने के लिए, अब ये जो 3 साल तक उसने हमले किए थे उसका बदला लेने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो मुगल साम्राज्य का एक अमीर बंदरगाह था, वेली पोर्ट जिसे बोला जाता है, पोर्ट मीन्स बंदरगाह, एक अमीर ऐसा बंदरगाह का जो शहर था सूरत, उस पर क्या किया तो उन्होंने हमला कर दिया। ये किसके अंडर में था? मुगल एम्पायर के अंडर में था। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का वो पोर्ट था। There he obtained enormous treasure worth almost 1 crore of rupees, an extremely large sum for that time. वहाँ से उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए का खजाना मिला। वहाँ से कितना ट्रेजर मिला? 1 करोड़ रुपए का खजाना उन्हें मिला, जो उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, अंडरस्टैंड। However, he was careful not to attack religious places and even spared the house of मोहनदास पारेख, अ चैरिटेबल मैन। अभी जब उन्होंने हमला किया सूरत पर तो उन्होंने किसी भी धार्मिक स्थान को नुकसान नहीं पहुंचाया, और जो मोहनदास पारेख नाम का एक दानवीर का पर्सन था, नामक एक व्यक्ति था, उसके घर को भी उन्होंने छोड़ दिया, उससे कोई भी नुकसान उन्होंने नहीं पहुंचाया। ही सैक्ड सूरत अगेन आफ्टर फ्यू ईयर्स। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ सालों बाद फिर से उन्होंने सूरत पर हमला किया था, अंडरस्टैंड। These events became so famous that they appear in the London Gazette, an English newspaper of the time, which conveyed how Shivaji wrote to all European diplomatic agents in Surat demanding immediate presents of money, failing which he would return and ruin that country. अभी ये घटना होने के बाद में उस टाइम का जो मशहूर अखबार था अंग्रेज़ी, जिसे हम बोल सकते हैं लंदन गैजेट, उसमें भी क्या हुआ तो इसके बारे में लिखा गया था। उसमें क्या लिखा गया था कि शिवाजी महाराज ने सूरत में जो मौजूद सभी यूरोपीय अधिकारी थे उनको पैसा देने के लिए बोला, प्रेजेंट, इमीडिएट प्रेजेंट मनी, पैसे आपको देने होंगे, पैसे का तोहफा आपको देना होगा, तुरंत ही देने के लिए कहा है। अगर नहीं देते तो वो लौट कर आएंगे और फिर से उसे क्या कर देंगे, उस शहर को बर्बाद कर देंगे, ऐसा उन्होंने बोला था, अंडरस्टैंड। तो यूरोपियन लोगों के साथ भी वो भिड़ गए थे। ये सोचिए आप कि इट इज़ नॉट सो सिंपल ऑन दैट डे व्हेन मुगल वर पावरफुल, जब मुगल बहुत पावरफुल थे, अंडरस्टैंड। मगर ये जो पर्सन है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदल कर रख दी अपने भारत में। द सैकिंग ऑफ सूरत वॉज अ ग्रेट इंसल्ट टू द माइट एंड प्रेस्टीज ऑफ मुगल एम्पायर। जब यही पर जो मैं अभी बताया वही है, ये जो सूरत पर हमला किया गया था मुगल साम्राज्य, ये किया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। ये जो हमला है मुगल साम्राज्य की ताकत और प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा अपमान था। प्रेस्टीज मीन्स प्रतिष्ठा, माइट मीन्स ताकत, ये इनके लिए बहुत बड़ा अपमान था मुगलों का, ये अटैक, ये हमला। Therefore, औरंगजेब सेंड जय सिंह, अ डिस्टिंग्विश्ड राजपूत जनरल, टू डिफीट शिवाजी। और इसी के लिए औरंगजेब ने जय सिंह नाम का जो उनका एक प्रसिद्ध ऐसा राजपूत सेनापति था, उसे शिवाजी महाराज को हराने के लिए भेज दिया, अंडरस्टैंड। अगेंस्ट हिम शिवाजी हैड टू कंसीड डिफीट एट पुरंदर फोर्ट नियर पुणे एंड इंटर इनटू अ ट्रीटी। अभी जय सिंह से शिवाजी महाराज जो है वो पुणे किले में, पुणे जो किला है, पुणे के पास का पुरंदर किला, वहाँ पर उन्हें हार माननी पड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज को, और एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसे हम संधि कहते हैं। तो एक संधि करनी पड़ी। क्या संधि थी वो? ही हैड टू गिव अप साइजेबल पार्ट ऑफ हिज किंगडम। इस संधि के तहत, इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज को अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, और हिज सन संभाजी हैड टू इंटर मुगल सर्विस, और उनके बेटे को, उनका जो बेटा है संभाजी महाराज, इनके बारे में सब जानते हैं, उन्हें छावा कहा जाता है, तो संभाजी महाराज को मुगल सेवा में जाना पड़ेगा, ऐसा वो ट्रीटी था, अंडरस्टैंड। देखिए बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक कदम पीछे आना मतलब आगे 2 कदम जाना, इसके तरह का ये सिचुएशन आगे हम समझेंगे उसके बारे में भी। देखिए क्या दिया है, शिवाजी वॉज परसुएडेड बाय जय सिंह टू विजिट द मुगल कोर्ट एट आगरा। जय सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल दरबार जाने के लिए राजी किया था। वेयर, जहाँ पे ही वॉज मेड टू स्टैंड बिफोर औरंगजेब, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब के सामने खड़ा किया गया। एंड अ मुगल जनरल हुम ही हैड डिफीटेड अर्लियर, और उन मुगल
सेनापति के सामने, जिसे ऑलरेडी पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज हरा चुके थे, उनके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज को खड़ा किया गया था। इंसेंस्ड एट दिस इंसल्ट शिवाजी स्टॉर्म आउट ऑफ द कोर्ट, फॉलोइंग विच औरंगजेब पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट। ओके, यह अपमान देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज गुस्से से दरबार से बाहर निकल गए, क्योंकि जिनको उन्होंने हराया था उनके सामने उन्हें खड़ा किया गया, इसकी वजह से वो गुस्से से दरबार छोड़कर बाहर निकल गए। और इसके बाद औरंगजेब ने उन्हें घर में कैद किया, मीन्स नज़रबंद कर दिया था। अंडरस्टैंड, हाउस अरेस्ट जिसे बोला जाता है नज़रबंद करना। टू एस्केप दिस शिवाजी डिवाइस्ड अ स्ट्रैटेजी। अभी यहाँ से बाहर निकलने के लिए, इससे बचने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक योजना बनाई, एक युक्ति बनाई। ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स टू होली मैन एंड मुगल जनरल्स। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, तो वहाँ के जो संत थे, होली मैन, उन संतों को और मुगल सरदारों को उपहार देने शुरू कर दिए, गिफ्ट्स उपहार देने शुरू कर दिए। ही स्टार्ट द गिफ्ट्स ऑफन कंटेन फ्रूट्स एंड स्वीट्स पैक इन बिग बास्केट। बड़े बड़े टोकरों में क्या था, मिठाइयाँ और फलों से भरी टोकरियाँ उनमें थी, और ये गिफ्ट वो दे रहे थे कि नहीं, तो होली मैन और मुगल जनरल्स को। द गार्ड इनिशियली चेक देम बट सून स्टॉप डूइंग सो। शुरू में पहरेदारों ने इन टोकरियों की तलाशी ली, बाद में उन्हें जांचना बंद कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें क्या है, तो ऑब्वियसली उसमें क्या है, तो फ्रूट से या फिर स्वीट से। एक्सपेक्टिंग दिस, और छत्रपति शिवाजी महाराज यही चाहते थे और वही हुआ। इसी का फायदा छत्रपति शिवाजी महाराज ने उठाया, और शिवाजी एंड हिज सन संभाजी hid themselves in the basket and made their escape। इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज, इन्होंने क्या किया, तो खुद को उस बास्केट में छिपाकर, उन टोकरी में छिपाकर वो वहाँ से भाग निकले। औरंगजेब कुड नेवर कैप्चर शिवाजी अगेन, और उसके बाद औरंगजेब कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ नहीं सका। उसके बाद एक इमेज दी है, देखो, यू कैन सी दैट, एक कोर्ट का सीन है ये, कोर्ट सीन विथ शिवाजी ऑन हिज थ्रोन रिसीविंग विजिटर्स, पैनल इन छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क मुंबई। वहाँ पर ये इमेज, वहाँ की एक इमेज है, एक सीन है कोर्ट का, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज उनके सिंहासन पर बैठे हैं और विजिटर से बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, इन 1674 में शिवाजी वॉज कोरोनेटेड विथ फुल वैदिक राइट्स एट द स्ट्रॉन्ग माउंटेन फोर्ट्रेस ऑफ रायगढ़। रायगढ़ जो बहुत ही मजबूत ऐसा पहाड़ी किला है, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, कोरोनेशन मीन्स राज्याभिषेक हुआ। वैदिक राइट्स मीन्स वैदिक रीति रिवाजों से उनका राज्याभिषेक किया गया था। अंडरस्टैंड। आफ्टर द कोरोनेशन वॉज श्री राजा शिव छत्रपति एंड लाइक सम पास रूलर्स ही स्टार्टेड हिज ओन एरा, द राज्याभिषेक शका। उनको अभी ये जो उनका कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद औपचारिक हिज फॉर्मल टाइटल, उनको टाइटल दिया गया जिसका नाम था श्री राजा शिव छत्रपति, उनका नाम रखा गया। एंड जो कुछ पुराने राजा थे उनकी ही तरह उन्होंने अपना नया कालगणना, उन्होंने उनकी खुद की कालगणना शुरू कर दी, उनका खुद का एरा शुरू कर दिया, उसको नाम दिया गया राज्याभिषेक शका। ओके, राज्याभिषेक शक ऐसे उसे कहा गया। आफ्टर दिस शिवाजी embarked upon a conquest of south and also referred to the Dakshin Digvijaya, which included the important and ill-defended region of present-day northern Tamil Nadu and part of Karnataka। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद, राज्याभिषेक के बाद में शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने दक्षिण में उनका विजय अभियान शुरू किया था। इसके लिए उन्हें दक्षिण दिग्विजय भी कहा जाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट ऐसे इल डिफेंडेड, ऐसे जिसे हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे हिस्से थे जो उस समय कमज़ोर सुरक्षा में थे, तो उन पर उन्होंने खुद का कंट्रोल बना लिया। प्रेजेंट डे में नॉर्दर्न तमिलनाडु उसमें है और कर्नाटक का कुछ पार्ट है, इस पर उन्होंने खुद का कंट्रोल स्थापित किया। किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। दिस सदर्न एक्सटेंशन लेटर गेव द मराठास ग्रेट स्ट्रैटेजिक डेप्थ अगेंस्ट द मुगल इन्वेंशन। इस दक्षिण विस्तार ने आगे चलकर मुगल आक्रमण के कठिन के समय में मराठों को एक मजबूत ऐसी राजनीतिक स्थिति प्रदान की थी। इसलिए दक्षिण पर विजय मिलाना या फिर सदर्न एक्सटेंशन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट था मराठास के लिए, और स्ट्रैटेजिकली भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। डोंट मिस आउट क्या दिया देखिए। वाइल इन द साउथ शिवाजी फॉरबेट द डच फ्रॉम ट्रेडिंग स्लेव्स। दक्षिण भारत में रहते हुए शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने क्या कर दिया, तो डच लोगों को गुलामों का व्यापार करने से मना कर दिया। डच किसे कहा जाता है? तो जो नीदरलैंड के व्यापारी, उन्हें डच कहा जाता है। उन्होंने बताया कि भाई आप लोगों को
लोगों का गुलामी का व्यापार बंद कर दे। एट द टाइम मोस्ट यूरोपियंस वर कैप्चरिंग एंड सेलिंग इंडियंस एज स्लेव्स एंड इनकाउंटर नो अपोजिशन फ्रॉम इंडियन पावर्स। उस समय ज़्यादातर जो यूरोपीय व्यापारी थे वो क्या करते थे, भारतीयों को पकड़कर गुलाम बनाते थे, उन्हें बेचते थे, और किसी भी भारतीय शासक ने इसका विरोध नहीं किया था उस टाइम पे, अंटिल शिवाजी इंटरवीन, जब तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज इसमें दखल नहीं देते तब तक। हिज स्टांस ऑन दिस अब्यूज शोड हिज डीप कंसर्न फॉर हिज सब्जेक्ट। अभी इनकी ये जो उनकी दखल अंदाजी थी, इससे हम उनका रुख देख सकते हैं कि वो उनके प्रजा के प्रति कितनी गहरी चिंता रखते थे, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। ठीक है, अब उनका किंगडम दिया है, देखो छत्रपति शिवाजी महाराज का किंगडम है 1680 में। अंडरस्टैंड इकोजीज रोल इन एक्सप्लेन लेटर इन द चैप्टर। बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे ही, मगर ये उनका पूरा किंगडम आपको दिखाई देगा। ठीक है, तमिलनाडु में भी कुछ पार्ट है, कोप्पल गोवा पर कंट्रोल है, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, कोल्हापुर, पुणे, प्रतापगढ़, मुंबई, ये ऊपर भी बहुत सारी जगहों पे उनका रूलिंग था। टेरिटरी जो सैफ्रॉन कलर से दिखाई है दैट इज द टेरिटरी ऑफ मराठास। ओके, दीज आर द थिंग। चलो आगे देखते हैं। आई होप यू आर क्लियर। अ फीवर क्लेम शिवाजीज लाइफ व्हेन ही वॉज 50। बुखार के कारण 50 साल की उम्र में ही छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। He was a master strategist and a true visionary, and within his lifetime, his exploits had become legendary across India and beyond. वे एक महान योजनाकार थे, जिसे हम बोल सकते हैं स्ट्रैटेजिस्ट, और दूरदर्शी मीन्स विजनरी, ट्रू विजनरी, ऐसे वो नेता थे। एंड विद इन हिज लाइफ टाइम, और उनके जीवन काल में ही आप देख सकते हैं कि हिज एक्सप्लॉइट्स हैड बिकम लीजेंडरी अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड। उनके जीवन काल में ही उनके सिर्फ साहसिक कार्य थे वो भारत और विदेशों में प्रसिद्ध हो गए थे उनके ये साहसिक कार्यों की वजह से। द यूरोपियंस कंपेयर हिम विथ एनिशियंट जनरल्स लाइक अलेक्जेंडर एंड द बुंदेला प्रिंस छत्रसाल वॉज सो इंस्पायर्ड बाय शिवाजी स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स दैट ही मैनेज टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ बुंदेलखंड डिवाइडेड बिटवीन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अभी आप याद देख सकते हैं कि यूरोपियन जो थे वो उनकी तुलना प्राचीन जो सेनानायक है सिकंदर से करते थे, अलेक्जेंडर से वो करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना। कौन? यूरोपियन। और इंडिया में जो बुंदेल के जो प्रिंस थे छत्रसाल, बुंदेल के जो राजकुमार थे छत्रसाल, वो जो थे छत्रपति शिवाजी महाराज से काफ़ी प्रभावित थे, प्रेरित हुए थे कि किस तरह से उन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष किया, इससे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर ही मैनेज टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ बुंदेलखंड। उन्होंने क्या किया तो बुंदेलखंड, उनका एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सा राज्य उन्होंने स्थापित किया। अभी बुंदेलखंड कहाँ पे है? ये डिवाइड है किसमें? प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में का जो एरिया उसमें वो डिवाइड है बुंदेलखंड। उन्होंने एक स्वतंत्र सा राज्य भी बनाया था, किसने? छत्रसाल ने। अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज से। द फेमस हिंदी पोएट Bhushan specifically came to Maharashtra to meet Shivaji and compose poem in his praise, some of which remain famous this day. प्रसिद्ध हिंदी कवि भूषण जो है खास तौर पर महाराष्ट्र आए और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा में उन्होंने कविताएं लिखी, जिसमें से कुछ आज भी प्रसिद्ध है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये जो पर्सन है इन्हें आज भी आराध्य देवत कहा जाता है। ये सबसे बड़े इनका कद है, पूरे भारत के लोगों को स्वराज्य सिखाया कि खुद का राज्य होना चाहिए, हमें अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, प्रजा के लिए लड़ना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें उन्होंने लोगों को बताई। और बहुत सारे लोग भी उनसे इंस्पायर हुए थे और बहुत सारे देश भी उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने भी उनकी युद्ध कला का यूज़ किया है उनके देशों में। ओके, तो एक लेट एक्सप्लोर दिया, देखो आपको पिक एन इवेंट फ्रॉम शिवाजीज लाइफ एंड विथ योर क्लासमेट स्टेज इट एज प्ले। कुछ इवेंट्स आपको लेने हैं छत्रपति शिवाजी महाराज से और उसे प्ले करना है आपके क्लास में। तो इतना अच्छा सा चैप्टर है, या ये जो चैप्टर का सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी के बाद, द मराठाज आफ्टर शिवाजी। क्या दिया देखिए, शिवाजी हैड 2 सन्स संभाजी एंड राजाराम। छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 बेटे थे, एक थे संभाजी महाराज और दूसरे थे राजाराम महाराज। आफ्टर शिवाजीज डेथ संभाजी बिकेम द छत्रपति। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज छत्रपति बने। द मराठाज वर देन द ओनली ऑब्स्टेकल ऑफ टोटल मुगल कंट्रोल ऑफ द डेक्कन। अभी मुगल जो थे वो चाहते थे कि उनके पूरा कब्जा रहे किस पर? तो डेक्कन पे।
अंडरस्टैंड, दक्कन जिसे कहा जाता है उस समय, और उस समय में मराठा ही एकमात्र बाधा थे मुगल को उस दक्कन पर कंट्रोल करने के लिए। बाद में औरंगजेब इन्वेटेड द डेक्कन एंड कॉन्कर्ड द बीजापुर, जिसे हम आदिल शाही कहते हैं, एंड गोलकोंडा, कुतुबशाही सल्तनत। औरंगजेब ने क्या किया, फिर दक्कन पर आक्रमण किया और दक्कन पर आक्रमण करके उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा पर खुद का कब्जा कर लिया, मीन्स आदिल शाही और कुतुबशाही को ख़त्म कर दिया, उन्हें हरा दिया। ही देन कैप्चर्ड संभाजी एंड आफ्टर टॉर्चरिंग हिम ब्रूटली एग्जीक्यूटेड हिम। इसके बाद इसने औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया और उन्हें बहुत क्रूर तरीके से यातना देकर मौत के घाट उतार दिया। ब्रूटली एग्जीक्यूटेड हिम, बहुत यातना देकर मौत के घाट उतार दिया। आफ्टर संभाजी महाराज, राजाराम बिकेम द छत्रपति एंड फ्लेड टू जिंजी इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद में राजाराम महाराज छत्रपति बने और फ्लेड टू जिंजी, प्रेजेंट डे तमिलनाडु, और बाद में वो जिंजी में, जो जिंजी का जो किला है कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में अभी, तो वहाँ पर वो चले गए। और इस वजह से द मुगल मराठा कन्फ्लिक्ट दस स्प्रेड टू साउथ इंडिया। इसके बाद मुगल मराठा जो संघर्ष है वो दक्षिण भारत तक फैल गया। द मराठास स्टॉन्चली डिफेंडेड देयर फोर्ट्रेसेस एंड ऑफन हैड अपर हैंड ओवर द मुगल्स इन बैटल्स एंड स्कर्मिशेस। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो मराठास थे वो अपने किलों की बहादुरी से रक्षा कर रहे थे, और इसके बाद जो कुछ भी युद्ध और झड़पें चल रही थी मुगल और मराठास में, उसमें मुगलों को हरा रहे थे। औरंगजेब वॉज दस अनेबल टू लीव द डेक्कन एंड डाइड विदाउट हैविंग सक्सीडेड इन सबड्यूइंग द मराठास हु इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू द मुगल्स। इसके बाद में क्या हुआ कि इसी कारण जो है औरंगजेब जो है वो दक्कन छोड़कर नहीं जा सका और पूरी तरह से मराठों को वो हरा नहीं पाया, और उसी के बिना मराठों को हराए बगैर ही वो क्या उसकी यहीं पे क्या होगी, तो मृत्यु हो गई। अंडरस्टैंड, इसका मतलब है कि औरंगजेब यहीं पर मर गया, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, विदाउट सबड्यूइंग द मराठास को हराए बगैर ही। बाद में मराठास एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे मुगल्स के लिए। No longer on the defensive, the Marathas led by Tarabai, Rajaram's queen, made large-scale inroads into Mughals territories, eventually conquering the large part of India. अब जो मराठास थे वो डिफेंसिव नहीं रहे, पहले डिफेंसिव थे, अब वो डिफेंसिवनेस उन्होंने ख़त्म कर दिया। राजाराम महाराज की जो पत्नी है ताराबाई, उनके नेतृत्व में उन्होंने मुग़ल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हमला किया और फाइनली अंततः भारत के बड़े बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। राजा महाराज की क्वीन, रानी जो है ताराबाई, उनके अंडर में ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई। मीन्स जहाँ पर मुगल टेरिटरी थी उस पर भी उन्होंने हमला कर दिया, डिफेंसिवनेस ख़त्म करके अटैक्टिवनेस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और बहुत सारे पार्ट पर उन्होंने खुद का कब्जा कर लिया। इसके बाद दिया देखो, ड्यूरिंग दिस रैपिड एक्सपांशन द मराठास themselves underwent a structural transformation। ये जो तेज़ी से बदलाव हो रहे थे इस टाइम पर, इस समय पर मराठा साम्राज्य में भी खुद भी कई बदलाव आए। कौन से बदलाव आए मराठा साम्राज्य में वो देखेंगे। देखो, द सेंट्रलाइज स्टेट फ्रॉम शिवाजीज टाइम गेव वे टू अ मोर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर स्टिल नॉमिनली सेंटर्ड अराउंड द छत्रपति बट विद द चीफ वेल्डिंग मोर पावर। अभी शिवाजी महाराज के समय में क्या थी, तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, जहाँ पे सब सत्ता जो थी वो छत्रपति के हाथ में थी। अब वो बदल कर वो क्या हो गई, तो डिसेंट्रलाइज मीन्स विकेंद्रीकरण हो गया उसका। ये जो पहले सत्ता थी, केंद्रीकृत शासन था, वो विकेंद्रीकृत हो गया। मीन्स इसका मतलब है कि जो सर्वोच्च पद है वो छत्रपति के हाथ में रहेगा, मगर अलग अलग जो सरदार है उनके हाथ में क्या रहेगी, तो ज़्यादा शक्ति आ जाएगी अलग अलग मामलों में। इस तरह से विकेंद्रीकरण हुआ सत्ता का मराठा साम्राज्य में भी। इन पर्टिकुलर द पेशवा, अ पर्शियन टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर, wielded great influence even over छत्रपति हिमसेल्फ। अभी छत्रपति तो सर्वोच्च रहे, मगर उनके बाद में जो पेशवा है, पेशवा मीन्स जिसका मतलब होता है प्रधानमंत्री, इनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया मराठा साम्राज्य में।
यहाँ तक कि कई बार छत्रपति से भी वो अधिक शक्तिशाली हो गए थे। पर्टिकुलरली पेशवा बाजीराव फर्स्ट और उनके बेटे जो है नाना साहेब पेशवा वर इंस्ट्रूमेंटल इन द पैन इंडिया एक्सपांशन ऑफ द मराठास। पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके बेटे जो है नाना साहेब पेशवा ने मराठों को पूरे भारत में विस्तार करने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए द मराठास ब्रॉट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर देयर कंट्रोल एंड जनरली रूल्ड देम वेल। मराठाओं ने क्या किया, तो भारत के बड़े बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और अच्छा शासन भी वहाँ पर उन्होंने किया, रूल्ड देम वेल। But with the regional chiefs acquiring more power and autonomy, this also resulted in occasional indiscipline and abuse in stark contrast with Shivaji's values. Understand? मगर जब ये जो प्रांतीय सरदार थे उनके पास ज़्यादा शक्ति आ गई, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में थी, तो बाद में ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो उसकी वजह से सरदारों के पास भी शक्ति आ गई, तो इसकी वजह से कहीं तो भी इनडिसिप्लिननेस मीन्स अनुशासन की कमी थी और जनता पर अत्याचार भी देखने को मिले थे। शिवाजी महाराज के बाद ये सब चीज़ें हुई, ये याद रखना है। और जो शिवाजी महाराज के मूल्य थे उनको थोड़ा सा कहीं तो भी उनके विपरीत, उनके मूल्यों के विपरीत ये सब चीज़ें हो रही थी। फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल दिया, देखो द मराठास 10-year campaign in Bengal inflicted much cruelty and devastation on the common people. अभी उदाहरण के लिए बंगाल में मराठों के 10 साल के अभियान ने वहाँ के लोगों को बहुत कष्ट दिए और विनाश झेलने पर मजबूर किया। डिवास्टेशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत कष्ट, बहुत क्रूएल्टी वहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पे एक इमेज दिख रही, देखिए वो कौन सी है, क्या दिया है फिगर 3.10 में। छत्रपति शाहू महाराज संभाजी's son seated right and sporting a falcon in council with नाना साहेब पेशवा। जो छत्रपति शाहू महाराज है, छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र, दाई और बैठे हैं, राइट साइड में बैठे हैं और सीटेड राइट एंड स्पोर्टिंग अ फाल्कन, और वो क्या कर रहे, तो फाल्कन जो है वो जो पक्षी है, शिकारी पक्षी, उनके हाथ पर रखकर वो खेल रहे हैं और साथ ही साथ नाना साहब पेशवा के साथ कुछ सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। काउंसिल भी उनके साथ हो रहा है, मीटिंग भी, चर्चा भी उनकी चल रही है। तो उस टाइम का एक इमेज कैसे है आप देख सकते हैं, देखिए। इन देयर नॉर्थवर्ड एक्सपांशन द मराठास ब्रीफली कंट्रोल्ड द एरिया ऑफ लाहौर, अटक एंड इवन पेशावर इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। उत्तर की ओर बढ़ते हुए मराठाओं ने लाहौर, अटक और यहाँ तक कि पेशावर जो आज कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, इन सब शहरों पे थोड़े समय के लिए कब्जा किया था। दे फॉट विद द अफगान्स, वे अफगान के साथ भी लड़े। एंड डिस्पाइट सफरिंग अ डिजास्ट्रस डिफीट एट पानीपत इन 1761 दे क्विकली रिकवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवा माधवराव फर्स्ट। अभी 1761 में जो पानीपत की वॉर हुई, लड़ाई हुई, तीसरी लड़ाई, उसमें मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन माधवराव पेशवा जो प्रथम है उनके समय में उन्होंने जल्दी ही ताकत वापस पा ली थी। अंडर द लीडरशिप ऑफ महादजी शिंदे, also known as Mahadaji Scindia, they went on recapture Delhi in 1771, which remained under their control till the British capture in 3 decades later. उसके बाद महादजी शिंदे, जिन्हें महादजी सिंधिया भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में उन्होंने 1771 में दिल्ली में फिर से जीत पा ली और लगभग 30 साल तक, कितने सालों तक, 30 साल तक उन पर शासन किया, जब तक कि अंग्रेज़ों ने उनसे छीन नहीं लिया, तब तक इनका कंट्रोल था दिल्ली में। In the later half of the 18th century, the chief rivals of the British in India were the Marathas. Understand? 18वीं सदी के दूसरे भाग में, half of the 18th century, the chief rival of the British in India were the Marathas. भारत में अंग्रेज़ों के सबसे बड़े जो प्रतिद्वंदी थे, अपोजिट जो थे, वो कौन थे, तो मराठास थे। 3 Anglo-Maratha wars were fought between 1775 and 1818। मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में 3 वॉर हुए, युद्ध लड़े गए 1775 से लेकर 1818 तक, 1775 से लेकर 1818 तक ये युद्ध हुए। Owing to the Marathas increased internal disunity and the superior organizational and technological abilities of British, they succeeded in ending the Maratha power।
अभी यहाँ पे मराठास हार गए, इसके लिए क्या रीज़न है? मराठों की आंतरिक एकता की कमी, उनके बीच में इंटरनल डिसयूनिटी थी, एक दूसरे में एकता नहीं थी, ये एक रीज़न रहा। और दूसरा रीज़न रहा द सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज़ ऑफ द ब्रिटिश। जो अंग्रेज़ थे उनके पास एक बेहतर संगठन क्षमता और तकनीक थी, जिसके कारण मराठा वो हार गए। अंग्रेज़ों ने आखिरकार मराठास को हरा दिया। दे सक्सीडेड इन एंडिंग द मराठा पावर्स, आखिरकार उन्होंने मराठास को हरा दिया या फिर वो हरा पाए। लास्ट की लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है? इन इफेक्ट द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर दैन फ्रॉम द मुगल्स और एनी अदर पावर। सच में अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने भारत को मुगलों से कम और मराठों से अधिक जीतना, इतना पावरफुल ये मराठा एम्पायर था उस टाइम पे। तो इससे हिस्टोरियंस ऐसे भी देखते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने मुगलों से कम और मराठाओं से इंडिया को जीत लिया। अभी ये एक मैप है, आप देख सकते हैं किस तरह से मराठा एम्पायर उन्होंने किस तरह से स्प्रेड किया था। 1759 की ये इंडिया की मैप आप देख सकते हैं किस तरह से मराठा पावर जो है, मराठा एम्पायर एक्सपांड हुआ था। जो सैफरन कलर का है वो मराठा एम्पायर है। किस तरह दिल्ली, लाहौर, अटोक, पेशावर तक वो गए, वहाँ तक उन्होंने खुद का कंट्रोल बना लिया था। अंडरस्टैंड? कटक, यहाँ पर नीचे साउथ में तंजावुर भी उनके अंडर में था। गोवा, नागपुर, वडोदरा, अहमदाबाद, राजस्थान लगभग पूरा, गुजरात पूरा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तक वो फैल गए थे। इन्होंने अपना खुद का पावर वहाँ पे सेट किया था। ब्रिटिश चेन्नई में थे वहाँ पे और कलकत्ता में थे, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंच जो थे देवर इन पुडुचेरी, पोर्तुगीज़ वर इन गोवा में थे। ठीक है, ये मैप आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया है, डोंट मिस आउट। इसमें दिया है कि डिड यू नो दैट नाना फडणवीस, अ पावरफुल ऑफिशियल अंडर द पेशवाज, इज क्रेडिटेड विथ ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस। क्या आप जानते हैं कि जो पेशवाओं के अधीन एक शक्तिशाली अधिकारी नाना फडणवीस ने पूरे भारत के स्तर पर पहला अंग्रेजी विरोधी संगठन उन्होंने बनाया, पैन इंडिया, ओके, एंटी ब्रिटिश अलायंस उन्होंने बनाया। ही इवन यूनाइटेड with old adversaries like Hyder Ali of Mysore and Nizam of Hyderabad in the Indo Wars। उन्होंने ये भी ट्राई किया कि उनसे भी हाथ मिलाए, किससे? उनके जो पुराने दुश्मन थे, मैसूर के हैदर अली हो गए, हैदराबाद के निज़ाम, इनसे भी उन्होंने हाथ मिला लिया अगेंस्ट ब्रिटिश। अभी ये 3.12 का एक चित्र है, देख सकते हैं आप, फिगर नंबर 3.12। अ म्यूरल ऑफ द British officer surrendering before Nana Fadnis and Mahadaji Shinde after the first Anglo-Maratha war। एक भित्ति चित्र आपको दिखाया गया है जिसमें एक अंग्रेज़ अधिकारी, पहला जो अंग्रेज़ मराठा ब्रिटिश एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उस युद्ध के बाद नाना फडणवीस और महादजी शिंदे के सामने आत्मसमर्पण करते हुए आप देख सकते हैं। मीन्स मराठा जो फर्स्ट अंग्रेज़ मराठा युद्ध हुआ था उसमें वो हार गए थे इस तरह से। और मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में हम 5 मुख्य चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल सिस्टम एंड ट्रेड नेटवर्क्स। इन सब पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, इस पॉइंट को डिटेल में समझने के लिए। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा प्रशासन, उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक प्रशासन जिसे हम कह सकते हैं। वो कैसा था छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में? तो क्या दिया है देखिए, शिवाजी इंस्टीट्यूटेड अ रिलेटिवली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिज किंगडम। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने अपने राज्य के लिए एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब होता है जहाँ सबसे ज़्यादा जो अधिकार होते हैं वो राजा के पास होते हैं, उसे हम बोल सकते हैं सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रित प्रशासन उन्होंने खुद के राज्य के लिए बनाया था। ही अबॉलिश द हेरिडिटरी पोस्ट जनरली प्रैक्टिस अंडर द सुल्तान्स और द मुगल्स एंड लैंड असाइनमेंट्स एंड पेड अ सैलरी टू एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल आउट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी। यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, एबॉलिश द हेरिडिटरी पोस्ट। हेरिडिटरी मीन्स वंशानुगत पद, जैसे कि ऐसे कोई सरकारी पद होते थे। अभी ये कहाँ पे चलते थे, किसके किंगडम में चलते थे? ये सुल्तान और मुगल्स में ये थे हेरिडिटरी पोस्ट। उसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने ख़त्म करवा दिया। ओके,
तो हेरिडिटरी पोस्ट का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे सरकारी पद जो परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। जैसे बाप के बाद बेटा वही पद पाएगा और उसके बेटे के बाद वही उसका जो बेटा रहेगा वही उससे वो पद मिलेगा। ये सिस्टम उन्होंने ख़त्म करवा दी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। एंड लैंड असाइनमेंट्स, जागीरदारी व्यवस्था जिसे बोला जाता है, ओके, लैंड असाइनमेंट्स एंड पेड अ सैलरी टू एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल आउट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी। और जो सरकारी अधिकारी है उनको जो राज्य का खजाना है, राजकोष है, स्टेट ट्रेजरी जिसे बोला गया है, तो इससे वेतन दिया जाने लगा। जागीरदारी व्यवस्था मीन्स क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया। लैंड असाइनमेंट्स मीन्स ज़मीन देकर उसके बदले सेवा लेना, ये भी उन्होंने ख़त्म करवा दिया। और उनकी जो सरकारी जो अधिकारी है उनके राज्य में काम करने वाला, उसको वेतन दिया जाने लगा सरकारी खजाने से। Many officials were periodically transferred as well, ensuring that they would not have enough power to dictate terms to the king. बहुत सारे जो अधिकारी थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो क्या करते थे, उनका समय समय पर स्थानांतरण करते थे। इसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दिया जाता था। अब ये क्यों करते थे वैसा, क्योंकि ये जो उनके अधिकारी है, ओके, ऑफिशियल से, ये ज़्यादा ताकतवर ना हो एक जगह पर रहकर, और बाद में अगर वो ताकतवर हो गए तो वो क्या करेंगे, तो राजा के सामने शर्तें रखेंगे, तो ये ना हो इसके लिए वो क्या करते थे, पीरियडिकली वो ट्रांसफर करते थे बहुत सारे ऑफिशियल्स का। शिवाजी ऑल्सो गेव पेंशंस टू विडोज ऑफ सोल्जर्स हु डाइड इन द बैटल्स, even offering military posts to their sons, thus demonstrating his care for the soldiers and their families. ओके, शिवाजी महाराज जो थे सैनिकों को और उनके परिवार का भी ध्यान रखते थे। यहाँ पर हम यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि ध्यान वो दोनों का भी रखते, सैनिकों का भी और उनके परिवार का भी। अगर युद्ध में कोई सोल्जर मारा गया तो उसकी जो विधवा है उसे पेंशन दिया जाता था, हर महीने एक आर्थिक सहारा दिया जाता है। पेंशन मीन्स हर महीने मिलने वाला एक आर्थिक सहारा विडोज को मिलता था, उसकी विधवा पत्नी को मिलता था। और साथ ही साथ अगर उनके बेटे हैं तो उनको, उनके बेटों को भी सेना में नौकरी भी दी जाती थी। इस तरह से भी वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनकी प्रजा के लिए, उनके सैनिकों के लिए और उसके परिवार के लिए सब चीज़ें कर रहे थे। दस डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज केयर फॉर द सोल्जर एंड देयर फैमिलीज। इससे हम समझ सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज उनके सैनिकों के प्रति और उनके परिवार के प्रति कितने स्नेही थे, कितने प्यार से वो देखभाल करने वाले थे। अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे एक सिक्के दिया, देखो चित्र दिया है, फिगर 3.13। क्या दिया देखो, शिवाजी मिंटेड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स इन हिज ओन नेम सिग्निफाइंग हिज सोवेरिग्निटी। अंडरस्टैंड। द यूज ऑफ द देवगिरी स्क्रिप्ट वॉज ऑल्सो एन असर्शन ऑफ हिज कल्चरल आइडेंटिटी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके खुद के नाम से सोने के और तांबे के सिक्के बनवाए, गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स उन्होंने बनवाए इन हिज ओन नेम सिग्निफाइंग हिज सोवरेनिटी। इससे हम समझ सकते हैं कि उनका एक स्वतंत्र शासक के तौर पर उन्होंने ये बनाया था। ओके, सोवरेनिटी मीन्स क्या होना, तो किसी के अधीन न रहकर खुद शासन करना, किसी का इन्फ्लुएंस ना होना मीन्स सोवरेनिटी। तो ये सिग्निफाई करता है, ये जो कॉइन उन्होंने मिंट किया था या फिर ये जो कॉइन बनाया था उन्हें, ये सिक्का, तो इससे हमें समझ में आता है कि वो खुद एक स्वतंत्र शासक होने का ये प्रतीक था। द यूज ऑफ द देवगिरी स्क्रिप्ट वॉज ऑल्सो एन असर्शन ऑफ हिज कल्चरल आइडेंटिटी। अब इन सिक्कों पर देवनागरी लिपि, कौन सी देवनागरी, हिंदी और मराठी आदि लिखने की ये लिपि है, इसका इस्तेमाल भी उन्होंने सांस्कृतिक, इसका इस्तेमाल करके उन्होंने क्या दिखाया, तो कल्चरल आइडेंटिटी मीन्स सांस्कृतिक पहचान वहाँ से हम उनकी देख सकते हैं। इसका मतलब उनका जो जुड़ाव है किसके लिए, किसके प्रति, भाषा और परंपराओं के प्रति, ये आप इससे देख सकते हैं। थिंक अबाउट इट, सोचिए। शिवाजी इशू स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू हिज ऑफिशियल नॉट टू mistreat the subjects or to forcefully grab even a blade of grass from them. ओके, अब ये देखिए कितना क्लियरली उन्होंने मेंशन किया यहाँ पे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने उनके जो अधिकारी है उनको सख्त आदेश दिया था कि क्या नहीं करना है, नॉट टू मिसट्रीट द सब्जेक्ट, प्रजा के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करे, और टू फोर्सफुली ग्रैब इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास फ्रॉम देम, और
उनसे ज़बरदस्ती एक तिनका भी न ले, कोई भी चीज़ फोर्सफुली ली नहीं जाएगी जनता से या फिर प्रजा से। ये सख्त ताकीद या फिर ये सख्त आदेश उनका था उनके ऑफिशियल्स के लिए। इन वन ऑफ द लेटर्स इशूड टू हिज ऑफिशियल, शिवाजी सेज, एक पत्र है उनका जो उन्होंने उनके ऑफिशियल को लिखा था। वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज लिखते हैं, वुड फ्रॉम बिग ट्रीज लाइक टीक इज रिक्वायर्ड फॉर द नेवी। नौसेना जो है उनके लिए सागवान जैसे बड़े पेड़ों की लकड़ी चाहिए हमें। इफ नीडेड सिक्योर परमिशन फॉर कटिंग द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड देन प्रोसीड, अगर ज़रूरत हो तो जंगल से पेड़ काटने की अनुमति ले और फिर काटे। अनुमति लेना पड़ेगा वहाँ पे रहने वाले लोगों से और बाद में उसे काटना है। अदर ट्रीज लाइक द मैंगो एंड जैक फ्रूट आर ऑल्सो यूजफुल बट डू नॉट टच देम। आम और ये जैक फ्रूट है इनके जैसे दूसरे पेड़ भी उपयोगी है, लेकर उन्हें छूना मत। अंडरस्टैंड, बिकॉज सच ट्रीज टेक मेनी ईयर्स टू मैच्योर एंड द पीपल लुक आफ्टर देम लाइक देयर चिल्ड्रन। अभी ये पेड़ क्यों नहीं काटने हैं, मैंगो हो गया, जैक फ्रूट हो गया, क्योंकि इन्हें बड़ा होने में कई साल लगते हैं और लोग जो है इन दो पेड़ों की स्पेसिफिकली जो नाम लिए उन्होंने, ये उन पेड़ों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं, तो उसे मत काटो। इफ़ यू कट देम विथ देयर सॉरो एवर एंड, अगर आप इन्हें काटते हैं तो उनका दुख कभी भी खत्म नहीं होगा। क्या कितनी सुंदर लाइनें देखो, इफ़ यू कट देम विल देयर सॉरो एवर एंड, अगर आप उन्हें काटते हैं तो उनका दुख कभी खत्म नहीं होगा। If you accomplish something by oppressing others, it perishes soon along with the oppressor. There is harm in the absence of such trees as well. Therefore, do not use force in any circumstances. क्या अच्छी बात बताइए। देखिए यहाँ पे दूसरों पर अगर जुल्म करके कोई भी चीज़ पाई जाती है, accomplish something by oppressing others, तो क्या हो जाता है इसकी वजह से, it perishes soon, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। और जो जालिम है, ऑपरेसर है, वो भी उसके साथ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसका भी अंत वो कर देती है। ओके, तो ऐसे पेड़ को मत काटो जिसकी वजह से लोग जो हो क्या हो जाएंगे, तो दुखी हो जाएंगे, उन्हें दुख मिलेगा, तो ऐसे पेड़ों को मत काटो। देयरफॉर डू नॉट यूज़ फोर्स एनी सर्कमस्टांसेस, इसलिए किसी भी हालत में ज़बरदस्ती मत करो, ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज उनके अधिकारियों से बोल रहे हैं। ये क्लियर उनका इंस्ट्रक्शन था। अभी ये जो हमने देखा इससे हम क्या समझ सकते हैं, इस पर क्वेश्चन है, देखो, बेस्ड ऑन शिवाजीज लेटर व्हाट कैन यू टेल अबाउट हिज वैल्यूज एज अ रूलर। क्या वैल्यूज आप देख सकते हैं उनके इस लेटर से, तो हमें पता चलेगा कि इस लेटर से हमें समझता है कि वो प्रजा के भले के बारे में सोचते थे, प्रकृति और संसाधनों की रक्षा वो करते थे, न्यायप्रिय थे, दयालु थे, ओके, और अपने अधिकारियों को स्पेसिफिकली नैतिकता के साथ काम करने के लिए वो बताते थे। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसलिए वो इतने फेमस है, इसीलिए पूरी दुनिया में उनका नाम है। शिवाजी ऑल्सो हैड एन अष्टप्रधान मंडला और काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स टू असिस्ट हिम विद एडमिनिस्ट्रेशन। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के पास अष्टप्रधान मंडल था, 8 मंत्रियों की एक परिषद जो प्रशासन में उनकी मदद करती थी। तो कौन है ये छत्रपति, द सोवेरिगन किंगडम, उनके हाथ में सब सत्ता थी। ओके, तो ये अष्टप्रधान मंडल जो है उनके बारे में देखेंगे। प्रधान जिसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, सचिव लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, न्यायाधीश चीफ जस्टिस, पंडित राव हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, सेनापति कमांडर इन चीफ, सुमंत मिनिस्टर्स फॉर फॉरेन अफेयर्स, मंत्री इंटेलिजेंस मिनिस्टर और अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर, ये उनके अष्टप्रधान मंडल थे। तो इनकी मदद से, इनकी सलाह से छत्रपति शिवाजी महाराज क्या करते थे, तो कामकाज चलाते थे, मगर अंतिम निर्णय उनके हाथ में ही था क्योंकि उनके पास सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी। आगे दिया देखो, द मराठास ऑफन लेविड टैक्सेस कॉल्ड साउथ एंड सर देशमुखी an additional 10% to south from the provinces that were not directly under them.
इंक्लूडिंग प्लेसेस इन द डेक्कन एंड नॉर्थ इंडिया। मराठे जो थे वो क्या करते थे, अक्सर उन इलाकों से वो कर वसूलते थे जो सीधे उनके शासन में नहीं थे। और किस तरह से कर वो वसूलते थे, चौथ मीन्स कुल जो आय है उसके 25% और सरदेशमुखी एडिशनल 10% टू चौथ मीन्स 25 प्लस 10% 35% सरदेशमुखी ऐसी टैक्स वो लेते थे। और ये जो कर है ये दक्कन और उत्तर भारत के कुछ प्रांतों से लिया जाता था। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया उन्होंने कि इंक्लूडिंग प्लेसेस द डेक्कन एंड नॉर्थ इंडिया। इन रिटर्न द मराठास प्रोटेक्टेड दोज प्रोविंसेस एंड डिड नॉट इंटरवीन इन देयर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी ये जो उनको टैक्स मिलता था, ये जो उनको कर मिलता था, इसके बदले में मराठा जो थे वो उन प्रांतों की रक्षा करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनके अंदरूनी शासन में वो कभी दखल नहीं देते थे, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते थे। द मुगल्स ऑल्सो अप्रूव्ड ऑफ दिस अरेंजमेंट थ्रू वेरियस ट्रीटीज एंड ओवर टाइम सम ऑफ दीज प्रोविंसेस बिकेम अ पार्ट ऑफ मराठा एम्पायर। मुगल भी क्या करते थे, अलग अलग समझौतों के जरिए इस व्यवस्था को मानते थे। मुगल्स ऑल्सो अप्रूव दिस अरेंजमेंट। और क्या हो गया, तो ओवर टाइम समय के साथ सम ऑफ दिस प्रोविंसेस बिकेम अ पार्ट ऑफ द एम्पायर। इन प्रांतों में से कुछ मराठा साम्राज्य में शामिल हो गए सब, क्योंकि ये जो सिस्टम थी वो अच्छी थी, इसकी वजह से बहुत सारे जो थे वो दे बिकेम पार्ट ऑफ मराठा एम्पायर। डोंट मिस आउट, न भूले। In the 18th century, the Marathas often adopted the Mughal style of coinage owing to its popularity, but added their own cultural symbols to it. आप देख सकते हैं कि 18वीं सदी में क्या किया, तो मराठे जो थे वो अक्सर मुगल शैली के सिक्के बनाते थे, मुगलों के जैसे सिक्के वैसे वो बनाते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, पॉपुलरिटी थी उनके लिए ज़्यादा। लेकिन वे उन पर अपनी सांस्कृतिक चिन्ह जोड़ते थे, कल्चरल सिंबल भी उसमें डाला करते थे, वो बनाते थे मुगलों जैसा, मगर उनका खुद का कल्चर जो है अपना इंडिया का वो उसमें पुट करते थे वो। जैसे कि दिस रियर मराठा कॉइन नोन एज द गणपति पंत प्रधान रूपी minted in the early 19th century by the Patwardhans, general under the Peshwa, features inscription in two scripts, देवनागरी एंड पर्शियन। अभी ये जो दो कॉइन्स आपको दिख रहे 3.15 में, तो ये मराठा कॉइन है, ये इसे कहा जाता है गणपति प्रधान पंत प्रधान रूपी। इसे 19th सेंचुरी में बनवाया गया था, 19वीं सदी की शुरुआत में ये बनाया गया था बाय द पटवर्धन। पटवर्धन जो है जो अंडर जनरल थे, वो सेनापति थे किसके, पेशवा के अंडर में। तो उसमें दो लैंग्वेज में लिखा गया, देखो दो स्क्रिप्ट्स आपको दिखाई देंगी, एक देवनागरी और दूसरी है पर्शियन। वन साइड इज एन invocation to the Ganpati, and while the other declare loyalty to the Peshwa, often referred to as पंत प्रधान इन मराठी। ओके, एक तरफ आप देखेंगे कि गणेश जो है, गणपति गणेशा उनकी स्तुति है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि डिक्लेयर्स लॉयल्टी टू द पेशवा, पेशवा के साथ प्रति निष्ठा मीन्स वफादारी दिखाई गई है, लॉयल्टी। और याद रखिए कि पेशवा को मराठी में क्या बोला जाता था, पंत प्रधान बोला जाता था। इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य प्रशासन कैसा था देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर मराठा एम्पायर में। द मराठा आर्म फोर्सेस वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इन्फेंट्री, कैवलरी एंड नेवी। जो मराठा सैनिक थे उनकी जो सेना है वो 3 हिस्सों में बटी थी। इन्फेंट्री मीन्स पैदल सेना, कैवलरी मीन्स घुड़सवार सेना, और तीसरा है वो है नेवी मीन्स नौसेना। अब ये जो कैवलरी थी, इट वाज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सोल्जर्स, 2 तरह के सोल्जर्स थे कैवलरी में। एक जो है देखो सबसे पहला है बारगीर्स मीन्स हुज हॉर्सेस एंड इक्विपमेंट्स वर पेड बाय द स्टेट। इनके जो बारगीर जो थे, उनके जो घोड़े या फिर हथियार है, उनका खर्च राज्य उठाता था, किंगडम उठाता था। और दूसरे जो शिलेदार्स कौन थे, whose horses and equipments were paid for by the soldiers themselves, जिनके घोड़े और हथियार का खर्च सैनिक खुद उठाते थे, उन्हें सिलेदार कहा जाता है। अंडरस्टैंड। In the 18th century, the Marathas also noticed the superiority of European style disciplined troops and artillery, and they tried to raise and recruit such troops. 18वीं सदी में मराठों ने भी क्या किया, तो यूरोपियन स्टाइल में,
यूरोपियन जो शैली है उनकी जैसी अनुशासित सेना और आर्टिलरी मीन्स तोप खाने की ताकत उन्होंने देखी और एक ऐसी सेना तैयार करने वो भर्ती करने की उन्होंने भी कोशिश की। मीन्स वो भी चाहते थे कि यूरोपियन स्टाइल हमारे पास सेना होनी चाहिए, उसकी भी उन्होंने कोशिश की, उसके लिए भी उन्होंने रिक्रूटमेंट किया। कैसी सेना? एक डिसिप्लिन और सेकेंड वन इज आर्टिलरी मीन्स तोप खानों से भरपूर। इन पर्टिकुलर महादजी शिंदे हैड लार्ज यूरोपियन स्टाइल आर्मी। अगर खासकर देखा जाए तो महादजी शिंदे जो है उनके पास एक बड़ी यूरोपियन शैली की सेना थी। सॉर्ड्स एंड लांसेस वर द प्रेफर्ड वेपन्स ऑफ द मराठास, फिगर नंबर 3.16। हाउएवर दे ऑल्सो यूज्ड गन्स इन साइजेबल नंबर्स। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए फिगर 3.16, सम ऑफ द वेपन्स यूज बाय द मराठास। ये कुछ वेपन जो थे मराठास ने यूज़ किए थे। अंडरस्टैंड? तो आप देख सकते हैं कि मराठे जो थे वो तलवार, सॉर्ड्स एंड लांसेस मीन्स भालों को ज़्यादा पसंद करते थे। अंडरस्टैंड? हाउएवर दे आल्सो यूज गन्स इन साइजेबल नंबर, लेकिन बड़ी संख्या में बंदूक भी इस्तेमाल करते थे। Rockets were used in military campaigns from the days of Shivaji himself, and by 1770s metal tube rockets were also being used. रॉकेट का प्रयोग शिवाजी के समय में उनके सैन्य अभियानों में होता था और 1770 तक धातु नली वाले रॉकेट भी इस्तेमाल होने लगे थे। मेटल रॉकेट जिसे कहा जाता है उनका भी यूज़ होने लगा 1717 के बाद में। अब ये आप देख सकते हो कौन से वेपन्स उन्होंने यूज़ किए मराठास ने। एज वी सॉ अर्लियर, जैसे कि पहले हमने देखा, फोर्ट्स वर इनिशियली द मेन स्टे ऑफ मराठा पावर। किले जो थे मराठा शक्ति का मुख्य आधार थे। शिवाजी कंट्रोल एंड बिल्ड अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ फोर्ट्स एज दे वर इसेंशियल टू स्ट्रैटेजिकली कंट्रोल इंपॉर्टेंट रूट्स एंड शेल्टर द आर्मी व्हेन एंगेजिंग गुरिल्ला वॉरफेयर। शिवाजी महाराज ने कई किलों पर कब्जा किया और नए किले भी बनवाए। बिल्ट अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ फोर्ट्स। क्यों बनाए उन्होंने नए किले? क्यों उन्होंने इन किलों पर कब्जा किया? क्योंकि वो जानते थे इनका महत्वपूर्ण है, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों महत्व है इनका? ये इसेंशियल है, स्ट्रैटेजिकली कंट्रोल इंपॉर्टेंट रूट्स, क्योंकि महत्वपूर्ण रास्तों पर नियंत्रण रखने के लिए, साथ ही साथ गुरिल्ला जो वॉरफेयर है, गुरिल्ला युद्ध के समय सेना को सुरक्षित रखने के लिए इनकी ज़रूरत है। अंडरस्टैंड? इसके लिए उन्होंने बहुत सारे किले भी बनवाए और बहुत सारे किलों पर खुद का कंट्रोल भी ले लिया। रामचंद्र पंत अमात्य, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ शिवाजी, इन हिज वर्क आज्ञापत्र द रॉयल इडिक्ट एक्सप्लेन। शिवाजी महाराज के जो वित्त मंत्री थे रामचंद्र पंत अमात्य ने, उनके जो ग्रंथ है उनका नाम है आज्ञापत्र, राजा का आदेश, द रॉयल एडिक्ट, इसमें इसका वर्णन किया है। क्या लिखा है देखिए, फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट। किले जो है राज्य की ताकत होते हैं। इन देयर अब्सेंस द लैंड गेट डिवास्टेटेड बाय द फेस ऑफ एन इन्वेंशन। अगर ये ना हो, अगर किले ना हो तो क्या हो जाएगा? आक्रमण जो किया जाएगा एनिमी के द्वारा, उस समय ज़मीन जो है वो बर्बाद हो जाएगी। द लैंड गेट डिवास्टेटेड, बर्बाद होना, बिकॉज ऑफ अटैक। इन्वेशन मीन्स अटैक, आक्रमण के समय। देयरफॉर, इसी कारण, ऑल द फॉर्मर किंग्स सिक्योर द कंट्री बाय बिल्डिंग फोर्ट्स। इसी कारण जो पहले सभी राजा होकर गए हैं उन्होंने सबने मिलकर क्या बनाए? तो किले बनाए और देश की रक्षा वो करते थे। दिस किंगडम, मराठा किंगडम, वॉज क्रिएटेड बाय द लेट ग्रेट मास्टर शिवाजी फ्रॉम फोर्ट अलोन। यह जो मराठा राज्य है वो भी महान राजा शिवाजी महाराज ने किलों के सहारे ही बनाया था, ऐसा हम इसे समझ सकते हैं। अ ग्रेट एनिमी लाइक औरंगजेब इन्वेडेड दिस किंगडम। एक जो बड़ा ऐसा दुश्मन है औरंगजेब, वो भी यहाँ पर आकर उसने भी यहाँ पे क्या किया? तो अटैक किया। कॉन्कर्ड ग्रेट एम्पायर लाइक बीजापुर एंड भाग्यनगर। उसने क्या किया? तो जब अटैक किया उसने डेक्कन में आकर तो बीजापुर और भाग्यनगर जैसे बड़े साम्राज्य जीत लिए उसने। बट it was due to fort that the Maratha state survived despite decades of onslaught.
इसका मतलब है कि लेकिन ये जो किले थे मराठों के पास, इस वजह से कई सालों के हमले के बावजूद भी ये मराठा एम्पायर बचा रहा, ऐसा यहाँ पे हम समझते हैं। मेरीटाइम सुप्रीमेसी, समुद्री प्रभुत्व जिसे कहा गया है। एज वी सॉ, जैसे कि हमने देखा, शिवाजी क्रिएटेड अ नेवी टू सिक्योर द वेस्ट कोस्ट। शिवाजी महाराज ने वेस्ट कोस्ट मीन्स पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए नेवी बनाई थी, नौसेना बनाई थी। In the 18th century, कान्होजी आंग्रे guided the Marathas to victory in many naval battles. 18वीं शताब्दी में कान्होजी आंग्रे ने क्या किया, तो मराठों को कई समुद्री लड़ाइयों में जीत दिलाई। थैंक्स टू अ क्लेवर यूज ऑफ ज्योग्राफी एंड बैटल टैक्टिक्स। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफी और बैटल टैक्टिक्स मीन्स युद्ध कौशल का बहुत चतुराई से उन्होंने इस्तेमाल किया। डिस्पाइट द मराठा शिप्स नॉट बीइंग एज टेक्नोलॉजिकली एडवांस एज द यूरोपियन वंस। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मराठा जहाज जो थे वो तकनीकी रूप से उतने सक्षम नहीं थे जितने कि यूरोपियन जहाज थे, उतने उन्नत नहीं थे मराठा शिप्स। इवन आफ्टर कान्होजी आंग्रे ने क्या किया, तो मराठास को बहुत सारे बैटल्स में जीत दिलाई। एट द टाइम द मेन स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन इन इंडिया वॉज देयर नेवीज। उस समय भारत में यूरोपियों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती थी, उनकी नौसेना थी, नेवी थी। दे फोर्स्ड इंडियंस टू परचेज देयर नावल ट्रेड पासेस। अभी ये जो यूरोपियंस थे वो क्या करते थे, जो भारतीय उनको मजबूर करते थे कि उनके जो महंगे यूरोपीय ट्रेड पासेस है, समुद्री व्यापार पास जो है, जिसे वो कहते थे कारताज पोर्तुगीज में, वो खरीदो एट अ प्राइस, महंगे दामों में उसे खरीदो। एनी शिप विदाउट अ पास वॉज कॉन्फिस्केटेड। अगर किसी के पास ये पास नहीं है, जिसके पास नहीं होती थी, उनका जहाज वो जब्त कर लिया करते थे। द मराठास चैलेंज दिस प्रैक्टिस एंड स्टार्टेड डिमांडिंग पासेस फ्रॉम द यूरोपियंस देमसेल्फ। मराठाओं ने क्या किया, इस प्रथा को चुनौती दी और उल्टा यूरोपियन से ही पास मांगना उन्होंने शुरू कर दिया। अंडरस्टैंड, हु शोड देयर फ्रस्ट्रेशन बाय लेबलिंग कान्होजी आंग्रे अ पायरेट्स। और इससे नाराज होकर ये जो यूरोपियन है उन्होंने क्या कर दिया, तो कान्होजी आंग्रे को पायरेट्स मीन्स समुद्री डाकू कहकर बदनाम कर दिया। इस तरह से मराठा जो थे वो यूरोपियंस को भी चैलेंज कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज दिए, देखो, मराठा शिप्स अटैकिंग इंग्लिश शिप्स, अटैक भी दिख रहा है आपको। अंडरस्टैंड, सर अर्नेस्ट रॉबिन्सन इन्होंने ये पिक्चर बनाया है। डोंट मिस आउट। इन 1665 4 ships फ्रॉम शिवाजीज फ्लीट रीच मस्कट, द कैपिटल ऑफ ओमान। 1665 में शिवाजी महाराज के जो बड़े 4 जहाज है वो क्या हो, तो मस्कट पहुंच गए, कैपिटल जो है किसका, ओमान का, वहाँ पर वो पहुँचे। द रूलर देयर कैप्चर्ड देम एंड अरेस्टेड द मैन ऑन बोर्ड। वहाँ के जो शासक है उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और वहाँ उस जहाज पर जो भी लोग सवार थे उनको कैद कर लिया। ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ फ्यू शिप्स टू अटैक शिवाजीज कोस्टल पोजेशंस। बाद में उसने क्या किया, तो प्रिपेयर किया खुद को, उसने शिवाजी का जो तटीय क्षेत्र है उस पर हमला करने के लिए कुछ जहाज भी उसने तैयार किए। बट ऑन हियरिंग दैट शिवाजीज नेवी कंटेन मोर देन 100 शिप्स, जब उन्हें को उस शासक को पता चला कि शिवाजी महाराज के पास कितना नौसेना में 100 से भी ज़्यादा क्या है, तो जहाज़ है, तो वो डर कर उसने वहीं से क्या कर लिया, तो उसी बंदरगाह से वो वापस लौट गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी पावरफुल उनकी नौसेना थी। जुडिशियल सिस्टम, न्याय व्यवस्था। द मराठास हैड एन इफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम रिमार्केबल फॉर इट्स मॉडरेशन इन यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट, द डेथ पेनल्टी। आप देख सकते हैं कि मराठाओं की जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत प्रभावी थी, इफिशिएंट मीन्स प्रभावी थी, और इसमें मृत्युदंड, द डेथ पेनल्टी का भी इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था। मॉडरेशन इन यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट, जो कैपिटल पनिशमेंट थी, फांसी देना, मृत्युदंड देना, इसका बहुत कम वहाँ पे यूज़ किया गया था। द पंचायत, not to be confused with the current day panchayat, a governmental body, was a local gathering of officials and prominent men and the main body that delivered justice. अभी ये जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, देखो, द पंचायत। अभी पंचायत वर्ड मीन्स आज का जो पंचायत, उससे इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते। उस टाइम की पंचायत
छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम की पंचायत, जहाँ पर कौन थे, गैदरिंग हुआ करता था। कौन? तो गैदरिंग ऑफ ऑफिशियल्स एंड प्रोमिनेंट मैन, स्थानिक अधिकारी और प्रमुख व्यक्तियों की वो सभा होती थी। एंड द मेन बॉडी दैट डिलीवर जस्टिस, और ये जो बॉडी है स्थानिक अधिकारी और प्रमुख व्यक्तियों की, ये क्या करते थे? तो न्याय देते थे वहाँ पर, उसे बोला गया पंचायत। एन अपील कुड बी मेड टू द मराठा चीफ इन केस ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री वर्डिक्ट, अगर फैसला संतोषजनक नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है, तो मराठा सरदार के पास अपील भी की जा सकती थी। ये भी सिस्टम वहाँ पे थी। एडिशनली इन वेरियस प्रोमिनेंट टाउन्स सच एज पुणे, इंदौर एक्सेट्रा, द कोतवाल्स और द पुलिस वॉज ऑल्सो डिप्लॉयड टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर विद इन द सिटी। अंडरस्टैंड? पुणे, इंदौर, ये जो कुछ बड़े शहर है, बड़े नगर है, वहाँ पर कोतवाल यानी पुलिस अधिकारी भी था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे भी तैनात किया जाता था इन सब टाउन्स में, बड़े बड़े शहरों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और इसके बाद ये देखो ट्रेड नेटवर्क्स, व्यापार नेटवर्क जिसे बोला गया है। शिवाजी इनकरेज ट्रेड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मेरीटाइम फॉरेन ट्रेड हिमसेल्फ। शिवाजी महाराज ने व्यापार को बढ़ावा दिया, स्वयं उन्होंने विदेशी व्यापार में भी भाग लिया, समुद्री विदेशी व्यापार में भी उन्होंने भाग लिया। ही एंड हिज ऑफिशियल्स हैड देयर ओन शिप्स, उनके और उनके जो अधिकारी, उनके पास जहाज थे, विच दे रेगुलरली सेंड टू पोर्ट एज फार अवे एज मोचा इन येमेन, मस्कट इन ओमान एंड जो मलक्का इन मलेशिया। और ये जो जहाज़ थे वो नियमित रूप से यमन के जो मोचा है, ओमान का मस्कट और मलेशिया का मलक्का जैसे जो बंदरगाह है वहाँ पर वो जाते थे इनके शिप्स। सम ऑफ दिस शिप्स कैरीड कार्गो लाइक गोल्ड एंड टेक्सटाइल, इन जहाज़ों में सोना और कपड़े, इनका ये जो माल है वो जाता था वहाँ पर। रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन, इसके बाद रोड्स बनाए गए, सड़कें बनाई गई, उनकी देखभाल की गई। इन प्लेसेस सच एज ओडिशा in 18th century, a network of ferries was maintained for riverine transport। 18वीं शताब्दी में उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसमें नदी परिवहन के लिए भी नावों का जाल उन्होंने बिछाया था। ब्रिजेस वर बिल्ट ओवर रिवर्स एंड स्मॉल स्ट्रीम्स, नदियों पर और छोटे छोटे नालों पर उन्होंने पुल भी बनवाए थे। इस तरह से आप देख सकते हैं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा था। आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कल्चरल रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जीवन। तो कल्चरल में संस्कृति का पुनर्जीवन। तो देखिए मराठाओं ने बहुत इम्पोर्टेंट अहम रोल प्ले किया है अपनी संस्कृति को बचाने में, उसकी पुनर्जीवन या फिर पुनर्स्थापना करने के लिए। तो किस तरह से क्या दिया है शुरुआत में, द मराठास कॉन्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू इंडियाज़ कल्चरल डेवलपमेंट, जो भारत की संस्कृति का विकास है इसमें मराठाओं ने बड़ा योगदान दिया था। शिवाजीज विजन ऑफ स्वराज इज एविडेंट इन हिज सील, शिवाजी महाराज का जो स्वराज है, उनका जो शासन है, उनका सपना उनकी मुहर से भी दिखाई देता है। सील मीन्स मुहर। विच कैरिड अ संस्कृत इंस्क्रिप्शन और नोटेबल डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवैलेंट पर्शियन सील। अभी उस समय में क्या सिस्टम थी, उस समय पर आमतौर पर जो सील बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे, तो पारसी में लिखे जाते थे। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सील है वो या फिर वो जो मुहर है वो किस में है, तो संस्कृत में है। मीन्स वो संस्कृत में लिखी गई है। अंडरस्टैंड? एक संस्कृत में एक वाक्य लिखा है, तो वो वाक्य कौन सा है, तो देखिए पर्शियन ना चुनते हुए उन्होंने संस्कृत को चुना। मीन्स खुद के कल्चर को उन्होंने रिवाइव करने का यहाँ पे काम किया है। तो क्या है वो सील पर लिखा हुआ, दिस सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शाहजी वैक्सिंग लाइक द न्यू मून रेवर्ड बाय द वर्ल्ड रीगन्स फॉर द वेलफेयर इन ब्रैकेट ऑफ द पीपल। इसका मतलब है कि यह शिवाजी, शाहजी के पुत्र की मुहर, द सन ऑफ शाहजी, ये मुहर किसकी है, तो शाहजी के जो पुत्र है शिवाजी की है। वैक्सिंग लाइक द मून, जो नए चांद की तरफ बढ़ रही है, जो नया चांद होता है ना उस तरह से वो बढ़ती जा रही है। रेवर्ड बाय द वर्ल्ड, और संसार द्वारा और पूरा जो संसार है इसका सम्मान, इससे वो सम्मानित है, संसार से वो सम्मानित है ये मुहर। रीगन्स फॉर द वेलफेयर,
ऑफ द पीपल, और जनता के भले के लिए ये शासन करती है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं वो मुहर जो है आपको फिगर 3.18 में दिखाई दे रही है। उसके बाद यह देखिए, शिवाजी ऑल्सो कमीशन अ ट्रीटाइज कॉल्ड राज्य व्यवहारा कोशा विद द एम ऑफ प्रमोटिंग द मराठी लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए या फिर मराठी भाषा को बढ़ावा मिलना चाहिए, इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, तो एक ग्रंथ बनवाया। ओके, उन्होंने क्या किया, तो एक ग्रंथ तैयार करवाया। ट्रीटाइज मीन्स ग्रंथ जिसे बोल सकते हैं हम, उसका नाम है राज्य व्यवहार कोशा। इसका इंटेंशन क्या था, उद्देश्य यह था कि मराठी लैंग्वेज को क्या मिले, बढ़ावा मिले। इट प्रोवाइडेड संस्कृत इक्विवेलेंट्स फॉर द प्रीवेलेंट पर्शियन वर्ड्स। अभी इसका फ़ायदा क्या हुआ राज्य व्यवहार कोशा का, कि इसमें क्या दिए थे, तो उस टाइम पर मीन्स छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड में पर्शियन वर्ड्स ज़्यादा यूज़ किए जाते थे फॉर द डिप्लोमेसी, कूटनीतिक या फिर राजनीतिक बातचीत के लिए। कौन से वर्ड ज़्यादा प्रीवैलेंट थे, प्रचलित थे, पर्शियन। तो इस बुक में ये जो ट्रीटाइज बनाया गया है राज्य व्यवहार कोश, इसमें क्या किया गया, तो उन पर्शियन वर्ड्स के अल्टरनेट में संस्कृत वर्ड्स दिए गए। संस्कृत जो है उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा, उन वर्ड्स के बारे में इस बुक में दिया गया। एज ए रिजल्ट इसका क्या रिजल्ट निकला, इसका क्या फ़ायदा हुआ कि द परसेंटेज ऑफ फॉरेन लोन वर्ड्स इन मराठा डिप्लोमेसी डिक्रीज कंसिडरेबली। इसके कारण क्या हुआ, तो मराठा जो कूटनीति या फिर राजनीतिक बातचीत है, इसमें विदेशी शब्दों की संख्या जो है वो काफ़ी कम हो गई, क्योंकि पर्शियन के लिए अल्टरनेट संस्कृत आ गया। संस्कृत और मराठी की वजह से क्या हो गया, तो ये जो विदेशी शब्द है वो कम हो गए मराठा राजनीतिक बातचीत में या फिर कूटनीति में। शिवाजी वॉज अ डेवोट हिंदू हु रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स वाइल अपहोल्डिंग हिज ओन। छत्रपति शिवाजी महाराज भी क्या थे, धार्मिक हिंदू थे, साथ ही साथ वो अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। अंडरस्टैंड, हिज सेफ्रॉन कलर फ्लैग वॉज अडोप्टेड बाय ऑल मराठास। उनका जो भगवा झंडा था सभी मराठों का प्रतीक बन गया था। He rebuilt desecrated temples, promoted Sanskrit and Marathi literature, religious institutions and traditional art. छत्रपति शिवाजी महाराज ने टूटे जो मंदिर है उनका पुनर्निर्माण करवाया, संस्कृत और मराठी साहित्य को बढ़ावा दिया, साथ ही साथ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस धार्मिक संस्थान हो गए, ट्रेडिशनल आर्ट्स पारंपरिक कलाओं को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। But perhaps he contributed most of the revival of ancient Indian culture and values by giving people a demonstration that mighty kingdoms and empires could be defeated. उनका जो लेकिन अगर शायद देखा जाए तो उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने लोगों को दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े साम्राज्यों को हरा सकते हैं। रिवाइवल तो उन्होंने किया एंशिएंट इंडियन कल्चर को, वैल्यूज़ को, बट उन्होंने ये भी लोगों को दिखाया कि हम बड़े बड़े साम्राज्यों को हरा सकते हैं या फिर हराया जा सकता है। एंड द मराठास कुड मेंटेन, एक्सपांड एंड एडमिनिस्टर एन एम्पायर ऑफ देयर ओन। और मराठा जो है वो अपना साम्राज्य कायम रख सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ उसे चला भी सकते हैं, ये भी उन्होंने दिखाया। द माइटी मराठा वुमेन, अभी ये जो वुमेन्स है इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मराठा हिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं द माइटी मराठा वुमेन। ओके, मराठा साम्राज्य की कुछ महान महिलाएं यहाँ पे दी है, उसमें से सबसे शुरुआत हो रही है ताराबाई की। तो यहाँ पे क्या दिया देखिए, ताराबाई वॉज अ फियरलेस मराठा वॉरियर क्वीन हु रूल्ड इन द अर्ली 18th century आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड राजाराम। रानी ताराबाई जो थी ये एक निडर मराठा रानी थी। उनके हस्बैंड, उनके जो पति है राजाराम जी, उन महाराज राजाराम, इनकी मृत्यु के बाद उन्होंने 18वीं सदी की शुरुआत में शासन किया। ओके, रियलाइजिंग दैट विद द प्रेजेंस ऑफ औरंगजेब एंड द मुगल आर्मी इन द डेक्कन, नॉर्थ इंडिया वॉज अनप्रोटेक्टेड, शी ऑर्गेनाइज लार्ज मराठा आर्मीज एंड सेंड देम टू इन्वेड मुगल टेरिटरीज इन नॉर्थ। उन्होंने देखा कि औरंगजेब और मुगल सेना जो है वो कहाँ पर है, दक्कन में है। अंडरस्टैंड, डेक्कन में है। तो तब उनको ये समझ में आ गया कि उत्तर भारत जो पूरी तरह से असुरक्षित था। तो उन्होंने क्या किया, तो बड़ी मराठा सेनाएं तैयार की और उन्हें उत्तर भारत में मुगल इलाकों पर हमला करने भेज दिया, मुगल टेरिटरीज पर हमला करने भेज दिया।
इन दैट सेंस शी वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपांशन। इस तरह से वे मराठा साम्राज्य के उत्तर की ओर जो विस्तार हुआ उसकी योजनाकार वो बनी, आर्किटेक्ट वो बनी। हर सेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड हर टेनेसिटी आउटस्मार्टेड द मुगल एम्पायर एंड प्रिजर्व मराठा इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि उनकी जो युद्ध नीति थी रानी ताराबाई की, और उनका हर टेनेसिटी आउटस्मार्ट मीन्स उनका दृढ़ संकल्प जो था वो मुगल साम्राज्य को मात दे रहा था, और उन्होंने कठिन समय में मराठा जो है उनकी स्वतंत्रता को बचाए रखा था कि इन्होंने रानी ताराबाई, इन्होंने उनका एक पिक्चर है, देखिए फिगर 3.19, ताराबाई इन द बैटल में किस तरह से लड़ रही है वो वहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद देखो अहिल्याबाई होलकर। Ahilyabai Holkar was a scion of the Holkar dynasty, one of the chief families instrumental for the Maratha expansion in North India. अहिल्याबाई होळकर जो है वो होळकर वंश की राजकुमारी थी। सायन मीन्स वंशज, होळकर वंश की वो राजकुमारी थी। वन ऑफ द चीफ फैमिलीज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द मराठा एक्सपांशन इन नॉर्थ इंडिया। जो मराठा साम्राज्य में उत्तर भारत में जो विस्तार में जो प्रमुख परिवार थे उसमें से होळकर एक परिवार था। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी दिस डायनेस्टी रूल अ किंगडम ऑफ कंसिडरेबल एक्सटेंट इन सेंट्रल इंडिया। अभी 18वीं सदी शताब्दी है, इसमें इस वंश ने मध्य भारत खास तौर पर आज का जो इंदौर है यहाँ के एक बड़े क्षेत्र पर उनका राज्य शासन, ये जो राज्य था वो शासन कर रहा था। Even after losing her husband and son, understand, पति और पुत्र के मृत्यु के बाद भी she bravely governed the state for 30 years. अहिल्याबाई होळकर जी ने साहसपूर्वक 30 साल तक राज्य चलाया। पति भी गुजर गए और उनका बेटा भी गुजर जाने के बाद में। एडमिनिस्ट्रिंग इट वाइजली वाइल केयरिंग फॉर द कॉमन पीपल। ये तो उन्होंने किया, साथ साथ उन्होंने समझदारी से शासन किया, आम जनता का भी उन्होंने ध्यान रखा। अहिल्याबाई वॉज अ डिवोट पर्सन हु बिल्ट एंड रिस्टोर्ड हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स, घाट्स, वेल्स एंड रोड्स थ्रू आउट इंडिया, फ्रॉम केदारनाथ इन द नॉर्थ टू रामेश्वरम इन द साउथ। अहिल्याबाई जो थी, अहिल्याबाई होळकर जी, ये कैसी थी तो धार्मिक स्वभाव की थी, डिवोट पर्सन थी वो, और उन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों ऐसे मंदिर हो गए, घाट हो गए, वेल मीन्स कुएँ, रोड्स, ये सब उन्होंने बनवाए, ओके, और उनको ठीक भी किया पूरे इंडिया में। फ्रॉम केदारनाथ इन द नॉर्थ, और उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक, इन सबको उन्होंने ठीक करवाया, उनको बिल्ड करवाया। Most famously, she rebuilt the Kashi Vishwanath temple in Varanasi that had been destroyed by Aurangzeb, and the Somnath temple in Gujarat that had been destroyed by Muhammad of Ghazni. Okay, सबसे जो प्रसिद्ध उनका कार्य था वो क्या था तो वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है जिसे औरंगजेब ने तुड़वाया था या फिर तोड़ा था, और दूसरा एक है गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है जिसे महमूद गजनी ने नष्ट किया था। उन मंदिरों को उन्होंने क्या किया तो पुनर्निर्माण करवाया था। अहिल्याबाई होळकर इज ऑल्सो क्रेडिटेड विथ प्रमोटिंग द महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश। उनका एक महत्वपूर्ण ऐसा कार्य भी ये रहा है कि जो मध्य प्रदेश का जो महेश्वर है वहाँ पे उन्होंने बुनाई जो उद्योग है, वीविंग इंडस्ट्री, उसे क्या किया तो बढ़ावा उन्होंने दिया था। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि रिवाइटलाइजिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट्स दैट कंटिन्यू टू थ्राइव टुडे। जिससे क्या होगा तो जो पारंपरिक हाथ से हैंडलूम काम है, हाथ से बनाई जाने वाली जो कला है वो आज भी आपको जीवित दिखाई देती है। किसकी वजह से? अहिल्याबाई होळकर जी की वजह से। डोंट मिस आउट। इसके बाद क्या दिया है देखो, ध्यान से देखना है। ये जो आपको सैंपल दिख रहा है फिगर नंबर 3.21, इट इज़ सैंपल ऑफ छत्रपति शाहू महाराज हैंड राइटिंग इन मोदी स्क्रिप्ट। छत्रपति शाहू महाराज जो है उनके द्वारा लिखा गया ये क्या है तो उनका हैंड राइटिंग आप ऐसा समझ सकते हैं। द मोडी स्क्रिप्ट अ कर्सिव फॉर्म ऑफ देवगिरी। मोडी जो लिपि है
वो देवनागरी की एक ऐसी एक लिखावट वाली, एक तेज़ लिखावट वाली शैली आपको दिखाई देगी। वॉज मेन स्क्रिप्ट यूज बाय मराठास फॉर देयर करस्पॉन्डेंस। तो मराठा जो थे उन दिनों में इस मोड़ी लिपि का ज़्यादा यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे, मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल ही होता था। शिवाजीज एग्जाम्पल कंटिन्यू टू इंस्पायर हिज सक्सेसर्स। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो उदाहरण है, उनके जो एक सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, उनको प्रेरित करता रहा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया उन्होंने, फॉर इंस्टेंस द भोसलेस ऑफ नागपुर इमर्ज एज इंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन। नागपुर के जो भोसले थे वो उन्होंने क्या किया, तो स्थानिक संस्कृति और परंपरा को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, वो सपोर्टर रहे, समर्थक बने। एंड द वर्शिप ऑफ डेटी जगन्नाथ एट पुरी इन उड़ीसा। और उड़ीसा का जो पुरी भगवान जगन्नाथ की पूजा है वो वहाँ पर करते थे, या फिर उनके अच्छे से वो वर्शिप करते थे। विच वॉज ऑफन इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मुगल रूल वॉज सर्वाइव विद द सपोर्ट ऑफ द मराठास। मुगल शासन के दौरान इसको कई बार रुका दिया गया था, बाद में मराठा के सहयोग से ये बाद में फिर से चालू रहा। ये जो डेटी है जगन्नाथपुरी, इनकी ट्रेडिशनल कल्चर जो वो मराठास की वजह से बाद में चालू रहा। बट परहैप्स द मोस्ट इम्प्रेसिव कॉन्ट्रीब्यूशन केम फ्रॉम अ फ्यू रिमार्केबल मराठा वुमेन। लेट अस हियर अबाउट दिस टू ऑफ देम। अब ये तो मैंने आपको पहले बताया कि जो कुछ सबसे बड़ा योगदान कुछ महिलाओं का भी रहा, उसमें से जो 2 महिलाएं वो उनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। रानी ताराबाई और अहिल्याबाई होळकर, रानी अहिल्याबाई होळकर। इन फोकस तंजावुर पर के बारे में थोड़ा देखेंगे। क्या दिया देखिए, लेट अस टर्न साउथवर्ड टू विटनेस अनदर एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम दक्षिण की ओर चलते हैं, जहाँ एक और सांस्कृतिक योगदान का हमें उदाहरण मिलेगा। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन, सांस्कृतिक योगदान जिसे हम बोलते हैं। इकोजी जो द हाफ ब्रदर ऑफ शिवाजी, एकोजी जो है वो शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे। कॉन्कर्ड द तंजावुर रीजन इन द लेट 17th century, अंडरस्टैंड, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मराठा रूल इन द एरिया। अभी ये जो इन्होंने क्या किया, एकोजी ने तंजावुर रीजन को कॉन्कर किया। अब ये तंजावुर क्षेत्र कहाँ पर आता है, तो आज का जो तमिलनाडु है प्रेजेंट डे का, वहाँ पर ये क्षेत्र है। और इसे कब उन्होंने जीता, 17वीं शताब्दी है उसके अंत में उन्होंने तंजावुर पर खुद का कब्जा बना लिया, और इससे ही वहाँ पर मराठा शासन की शुरुआत हो गई थी। द तंजावुर मराठास स्पेशली हेल्प क्रिएट अ सिंक्रेटिक कल्चर दैट वॉज रिच एंड फुल ऑफ इनोवेशन। अब ये जो तंजावुर के जो मराठास थे वो खासतौर पर उन्होंने क्या किया था, तो सिंक्रेटिक मीन्स मिश्रित ऐसी संस्कृति उन्होंने बनाई थी जो समृद्ध थी, रिच थी और फुल ऑफ इनोवेशन मीन्स नवाचार, कुछ नई चीज़ें उसमें भरी हुई थी। दे वर ग्रेट पेट्रॉन ऑफ आर्ट, वे कला के बड़े संरक्षक थे। एंड मेनी ऑफ द रूलर्स देमसेल्व्स वर पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट, और वहाँ के कई शासक जो थे वो खुद कवि थे, खुद नाटककार भी वो थे। कला से वो बहुत ज़्यादा संरक्षण वो प्रोवाइड करते थे। इसमें से एक एग्जाम्पल आपके सामने देखो, एक पेंटिंग दी है 3.22 में, वहाँ की तंजावुर स्टाइल की एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, फीचरिंग डेलिकेट गोल्ड फॉइल ओवर दैट लेन इन इट रीच। यहाँ पे जो ऑयल गोल्ड कलर दिया है इसकी वजह से ये और भी रिच लग रहा है वहाँ पे। रेडियंट अपीयरेंस, चमकदार ऐसा अपीयरेंस है। और ये स्टाइल जो ये फ्लरिश हुई कब, पेट्रोनेज, अंडर द पेट्रोनेज ऑफ मराठास। पेट्रोन मीन्स क्या करना, संरक्षण देना। तो जो मराठा ने संरक्षण दिया तब जाकर ये जो स्टाइल है वो वहाँ पे क्या हुई, तो डेवलप हुई थी, या फिर उसको अच्छे दिन आए थे, ऐसे हम बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड। आगे दिया देखो, लेट्स एक्सप्लोर। हैव यू हर्ड ऑफ डांस फॉर्म भरतनाट्यम? क्या आपने भरतनाट्यम शैली के बारे में कभी सुना है? एक डांस फॉर्म है ये, इसके बारे में कभी सुना है? डिड यू नो दैट दिस डांस फॉर्म हैज़ अ डीप कनेक्शन विद द मराठास? क्या आप जानते हैं कि इस नृत्य का मराठों से गहरा संबंध है? कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज दैट कनेक्शन? क्या आप पता लगा सकते हैं कि इसका क्या संबंध है? तो आपको ये सर्च करके आपको ये सबमिट करना है आपके क्लास में।
Of all the Tanjavur Maratha rulers, the contribution of Sarfoji II was the most notable. अभी यहाँ पे तंजावुर के जो सभी मराठा शासक थे उनमें से सबसे उल्लेखनीय योगदान, नोटेबल कंट्रीब्यूशन जिसे हम बोल सकते हैं, वो किसका था? सरफोजी सेकेंड, सरफोजी द्वितीय का उतना नोटेबल ऐसा क्या बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन था. ही वॉज वेल वर्स इन मेनी इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस. वे कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के जानकार थे. एंड रोट अ मराठी प्ले नेम देवेंद्र कुरवांजी. उन्होंने एक मराठी नाटक भी लिखा जिसका नाम है देवेंद्र कुरवांजी. वेयर ही डिस्क्राइब्स वर्ल्ड जियोग्राफी इन डिटेल एज वॉज नोन एट दैट टाइम. और उस बुक में उन्होंने क्या किया तो विश्व भूगोल की जानकारी जो है वो विस्तार से उन्होंने दी थी. इसके बाद दिया देखिए, सरफोजी पेट्रोनाइज मेनी टैलेंटेड म्यूजिशियन. सरफोजी ने कई प्रतिभाशाली संगीतकारों को संरक्षण दिया. पेट्रोनाइज करना में संरक्षण देना. एंड इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट मॉडर्न कार्नेटिक म्यूजिक टुक शेप. और उनके समय में ही जो आधुनिक कर्नाटक संगीत है उसका विकास हुआ था. कार्नेटिक मीन्स कर्नाटक का संगीत, उसका विकास हुआ था. एंड डिड द अर्ली स्टेज ऑफ फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम. और भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है उसका भी शुरुआती रूप भी उसका उसी टाइम पे विकसित हुआ है. किसका? भरतनाट्यम का. इसके बाद हम देख रहे हैं कि फिगर नंबर 3.23 है, मराठी इंस्क्रिप्शन है ये, लिखावट. ऑन अ वॉल ऑफ द बृहदीश्वर टेम्पल वॉल रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ भोसले फैमिली. भोसले फैमिली का इतिहास उस पर लिखा है, उस वॉल पे. अंडरस्टैंड. एंड मराठी में ये लिखा हुआ है. देखिए किस तरह से संस्कृति के साथ वो अटैच थे मराठास. सरफोजी वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एंड इस्टेब्लिश द धन्वंतरी महल. सरफोजी जो थे वो चिकित्सा में काफ़ी रुचि रखने वाले थे. मेडिसिन में उनको काफ़ी रुचि थी और इसीलिए उन्होंने क्या किया तो धन्वंतरी महल नामक क्या किया उन्होंने, एक सेंटर ऑफ मेडिसिन दैट ऑफर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यूजिंग बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न मेडिसिन. उन्होंने एक धन्वंतरी नामक क्या किया तो एक चिकित्सा केंद्र उसकी स्थापना की और जहाँ पे दोनों भी तरह की ट्रीटमेंट की जा रही थी, इंडियन भी और वेस्टर्न मेडिसिन, इन दोनों का वहाँ पे यूज़ किया जा रहा था. ही ऑल्सो स्टार्टेड, और ये सब चीज़ें हो रही थी मुफ्त में, कोई भी पैसे उसके इलाज की वो नहीं ले रहे थे किसी बीमारी का. He also started a printing press, the first such example in India by a native ruler. उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी शुरू किया था, जो किसी भी जो लोकल रूलर है, देसी शासक द्वारा भारत में स्थापित पहला ये इसका उदाहरण है, प्रिंटिंग प्रेस का, जो रूलर ने शुरू किया था. He got the history of Bhosle family inscribed on the wall of बृहदीश्वर टेम्पल एट तंजावुर. मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने तंजावुर का जो मंदिर है, बृहदीश्वर मंदिर, उनकी दीवारों पर भोसले परिवार का इतिहास उन्होंने अंकित करवाया. अंडरस्टैंड. विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन इन इंडिया. और ये क्या है तो एक भारत का सबसे बड़े एकल शिलालेख में से एक है. सिंगल इस पर बनाया हुआ एक सिंगल ऐसा वो है, अ रिकॉर्ड ऑफ पोस्टरिटी, एक अनमोल ऐसा रिकॉर्ड से हम बोल सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल है. द कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ तंजावुर वॉज मल्टीलिंगुअल विथ अ मिक्स ऑफ मेनी इन्फ्लुएंसेस. अभी ये जो तंजावुर था उनका जो सांस्कृतिक माहौल था वो बहुभाषी था, मीन एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती थी. यही वर्ड का मीनिंग है मल्टीलिंगुअल का. तो जहाँ एक से ज़्यादा वह भाषा बोली जाती थी, इसकी वजह से उनका सांस्कृतिक माहौल भी वैसा ही था और कई तरह के प्रभाव से ये उन पर हुआ था, उन लोगों पर था, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो उन पर अलग अलग तरह का प्रभाव भी होगा. द लोकल तमिल कल्चर, द तेलुगु कल्चर ऑफ द फॉर्मर रूलर्स एंड द करंट रूलर्स मराठी कल्चर इंटरेक्टेड विथ ईच अदर फ्रीली. अभी यहाँ पे लोकल तमिल कल्चर, वहाँ की जो स्थानिक तमिल संस्कृति है वो, उसके पहले जो तमिल संस्कृति के जो शासक थे वो, और करंट अभी समय में सरफोजी रूल कर रहे, इसका मतलब कि मराठी कल्चर, ये आपस में खुलकर क्या था तो मिलता जुलता था, एक साथ में वो रह रहे थे एक साथ.
उसके बाद दिया देखो मराठा लेगेसी। मराठास को क्या लेगेसी मिली, अंडरस्टैंड, विरासत जिसे हम बोल सकते हैं। द मराठा रूल चैलेंज मुगल डोमिनेंस एंड इस्टेब्लिश द लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर द सबकॉन्टिनेंट कंट्रोलिंग मच ऑफ सेंट्रल एंड नदर्न इंडिया। मराठा शासक जो है उन्होंने मुगलों के जो प्रभुत्व था उसे चुनौती दी, मुगल डोमिनेंस को उन्होंने चुनौती दी, और ब्रिटिश आने से पहले ये पूरा जो उपमहाद्वीप है उस पर उनका साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था पूरे सब कॉन्टिनेंट में, बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर द सब कॉन्टिनेंट। ओके, कंट्रोलिंग मच ऑफ सेंट्रल एंड नदर्न इंडिया, भारत का जो मध्य भाग है या फिर उत्तर भाग है इस पर उनका बड़ा नियंत्रण उन्होंने रखा। दे सेट अप अ न्यू वे ऑफ गवर्निंग विद एन इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एक नई और कुशल ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था उन्होंने बनाई, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स उन्होंने बनाई। एंड ऑल्सो रिवाइव अ लोकल हिंदू ट्रेडिशंस विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, और उन्होंने क्या किया तो कोई भी धार्मिक भेदभाव न करते हुए उन्होंने जो स्थानिक हिंदू है उनकी परंपराओं का पुनर्जीवित किया, हिंदू परंपराओं को, अंडरस्टैंड, रिवाइवल ऑफ उसे हम बोल सकते हैं हिंदू ट्रेडिशंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। दे आर ब्रेव फाइट अगेंस्ट ऑपरेसिव रूल एंड फॉरेन पावर वॉज ड्राइवन बाय द फियरी आइडियल फॉर स्वराज ऑफ स्वराज, उनका जो संघर्ष था स्वराज के लिए एक आदर्श ऐसा है क्योंकि उनका संघर्ष था अत्याचार और विदेशी शासकों के खिलाफ। ये साहसी संघर्ष जो है स्वराज बनाने के लिए एक आदर्श प्रेरणा देता था, क्योंकि ऑपरेसिव रूलर से, अत्याचार करने वाले विदेशी रूलर से, उनके खिलाफ ये आइडिया इसने जनरेट की स्वदेशी या फिर स्वराज की। Later it inspired many Indians to believe that they could govern themselves, planting the early seeds for Indian freedom movement. Understand? अभी इनके जो इतिहास है मराठास का, ये क्या करता है तो भारतीयों में एक विश्वास जगाता है, बिलीव, एक विश्वास जगाता है कि दे कुड गवर्न देमसेल्फ, वो क्या कर सकते हैं, खुद का शासन खुद कर सकते हैं। उसके बाद प्लांटिंग एन अर्ली सीड्स फॉर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, और इस तरह भारत का जो स्वतंत्र आंदोलन हुआ उसके शुरुआत की बीज भी उन्होंने ही बोई, अंडरस्टैंड। इस तरह से ये चैप्टर हमारे यहाँ पे हो रहा है ख़त्म। बिफोर वी मूव जो है वो हम देख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उन्होंने क्या किया तो मराठा किंगडम बनाया, की नींव रखी, उन्होंने स्थापना की 17वीं सेंचुरी में। इट्स डिकेड्स लॉन्ग रेसिस्टेंस ऑफ मुगल पावर, मुगलों के खिलाफ लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया। एंड द एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम दिस हेल्प इन इट्स पैन इंडिया एक्सपांशन इन 18th सेंचुरी, और इससे उन्होंने जो सीखा उससे 18वीं शताब्दी तक उनका जो साम्राज्य है वो अखिल भारत में विस्तृत हो गया और उसकी मदद हो गई, इसका एक्सपीरियंस उन्हें वहाँ पे काम आ गया। द ब्रिटिश कैप्चर्ड इंडिया इफेक्टिवली फ्रॉम द मराठाज मोर दैन फ्रॉम एनी अदर इंडियन पावर, ब्रिटिशों ने क्या किया तो मराठाओं को भारत में जो है मराठाओं से ज़्यादातर अधिकतर हिस्सा उन्होंने जीता, किसी भी अगर भारतीय अन्य शक्ति से देखा जाए तो मराठाओं से उन्होंने ज़्यादा जीता, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया पे मराठास का क्या था तो रूलिंग था। फोर्ट्स वर द कोर ऑफ मराठा स्टेट, जो किले थे वो मराठा शासन की रीढ़ थे, कोर था वो। द मराठास कंट्रोल हंड्रेड्स ऑफ फोर्ट्स, सैकड़ों किलो पर उनका वो नियंत्रण रखते थे। द स्ट्रैटेजिकली स्ट्रेंथनिंग देयर कंट्रोल ओवर द रीजन, और इससे वो क्या कर सकते थे तो क्षेत्र पर उनका नियंत्रण रख सकते थे या फिर खुद को मजबूत करते थे इससे ही। दे आर फॉर्मिडेबल नेवी resisted यूरोपियन नावल सुप्रीमेसी फॉर क्वाइट सम टाइम डिस्पाइट लैक ऑफ एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द टाइम। उनकी जो मजबूत नौसेना थी उन्होंने क्या कि उनके पास कोई तकनीक नहीं थी, इस तकनीक के बावजूद भी उनके पास तकनीक नहीं है, फिर भी उन्होंने क्या किया तो यूरोपियन जो समुद्री शक्ति है, यूरोपियन नावल सुप्रीमेसी को बहुत सालों तक उन्होंने चुनौती दी। द मराठास इंस्पायर्ड अ न्यू कल्चरल कॉन्फिडेंस अमंग्स इंडियंस इन वेरियस रीजन्स, दस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कल्चरल रिवाइवल एंड इनोवेशन। मराठा जो थे उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों में नई सांस्कृतिक आत्मविश्वास उन्होंने जगाया, कॉन्फिडेंस बनाया भारतीयों में रिगार्डिंग न्यू कल्चर, अंडरस्टैंड, और
दस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कल्चरल रिवाइवल ऑफ इनोवेशंस, और जिससे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और नवाचार को भी बढ़ावा मिला। इस तरह से ये चैप्टर हमारा जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अंडरस्टैंड। साथ साथ आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन आंसर है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, ज़रूर जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई शंका है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।